नमस्कार, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग पर। मैं हूं मानवेंद्र सिंह मांगट और आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं संविधान के भाग 11 में प्रदत्त केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में शासन प्रणाली की जो राज्य व्यवस्था ली गई है वह संघात्मक ढांचे पर आधारित है। संघात्मक ढांचा मोटे तौर पर यह है कि द्विस्तरीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है, जहां पर एक स्तर केंद्र स्तर पर है और दूसरा राज्य स्तर पर। अब केंद्र स्तर पर एक अलग से विधायिका का निर्माण किया गया है जिसमें हम संसद की व्यवस्था देखते हैं, और राज्य स्तर पर विधान मंडलों को स्थापित किया गया है विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। इसी के साथ केंद्र का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग से काम करता है और राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यों के मंत्रिपरिषद अलग से काम कर रहे हैं। अब जब दो स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था कर दी गई है तो फिर इन दोनों में आपस में किस तरह की समरसता होगी और कैसे एक सामंजस्य बिठाते हुए शासन को ये आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है या जो केंद्र में हम संसद व्यवस्था देखते हैं, ये कानूनों का निर्माण और कानूनों को लागू करने की जो शक्ति है केंद्र के पास, वो सारे ही भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी पर इनकी शक्ति काम करती है। और राज्यों में विधान मंडल और साथ में मंत्रिपरिषद अलग से बैठा है, तो आपस में कहीं टकराव की स्थिति ना हो, सामंजस्य से कैसे बिठाया जाए जिससे जो हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है, लोग भलाई के काम हो, उनको पूरा किया जा सके। तो इसी के लिए संविधान के भाग 11 में दिया गया है संघ और राज्यों के आपस में पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य बिठाने के लिए एक पूरा का पूरा भाग, जिसमें अनेक अनुच्छेदों द्वारा भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में पारस्परिक संबंध का समन्वय किया गया है। इससे पहले कि भाग 11 में प्रदत्त सभी अनुच्छेदों का हम क्रमानुसार अध्ययन करें, इससे पहले हमें जरूरत है इस बात को समझने की कि केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों को संविधानों की प्रावधान उतना प्रभावित नहीं करते हैं जितना भारत में राजनीतिक आयाम प्रभावित करते हैं। तो इससे पहले संवैधानिक व्यवस्था को समझें, थोड़ा हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को समझ लें। और खासकर जब कभी ऐसा होता है कि केंद्र में कोई और राजनीतिक दल सरकार बनाकर काम चला रहा है और राज्यों में कोई दूसरा राजनीतिक दल सरकार बनाकर काम कर रहा है, तो ऐसे में आप देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच में तनातनी बढ़ जाती है। परंतु यही अगर स्थिति इससे विपरीत हो, मतलब कि केंद्र में भी वही राजनीतिक दल है और राज्य में वही राजनीतिक दल, तो ऐसे में राज्य और केंद्र के बीच में आप कोई बड़ा झगड़ा नहीं देखेंगे, मनमुटाव भी नहीं देखेंगे, आपसी सामंजस्य से काम चल रहा होगा। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि राजनीतिक आयाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिए, संवैधानिक ढांचा स्थिर है, संवैधानिक प्रावधान भी स्थिर हैं, तो ये जो केंद्र और राज्यों के संबंध बदलते हैं, ये बदलते हैं राजनीतिक आयाम, राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से। अब यदि हम अपने आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद लगभग दो दशकों का अध्ययन करें, खासकर 1967 तक, तो फिर केंद्र और राज्य के संबंध इस राजनीतिक आयाम की कसौटी पे किस तरह से खरे उतरते थे, तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एक ही राजनीतिक दल का राज चलता था भारत के अंदर, केंद्र में भी उसी की सरकार और ज्यादातर राज्यों में भी उसी की सरकारें। तो जैसे हम बात कर लें कि पहले 3 आम चुनाव 1951-52 में, उसके बाद 52 के बाद 57 में और फिर 62 में, जो 3 आम चुनाव हो रहे हैं, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे राज्यों में भी और केंद्र में भी कांग्रेस जो राजनीतिक दल है यही सरकार बना रहा है। तो राज्यों के विधानमंडलों में ज्यादा विधायक इनके और केंद्र में लोकसभा में वहां पर भी सांसद इनके ज्यादा हैं। और फिर जब मंत्रिपरिषद बन रहा है केंद्र और राज्य स्तर पर, तो दोनों ही मंत्रिपरिषद कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही पार्टी के लोग हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति में कभी केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद उभरता था, तो इसको केंद्र और राज्य की परिपाटी पर ना ले जाकर बल्कि राजनीतिक दल का अंदरूनी मामला मानकर इसको सुलझाया जाता था। और इससे भी अहम था नेहरू साहब का होना। तो नेहरू साहब क्योंकि सबसे कद्दावर नेता उस दौर के, और नेहरू साहब की छवि एक राजनेता के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर बड़ी सशक्त छवि थी, और ज़्यादातर जो कांग्रेसी थे उनमें एक आदर भाव भी था, सम्मान का भाव भी था नेहरू जी के प्रति। खुद नेहरू जी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हालांकि बहुत यकीन रखते थे, परंतु फिर भी जब केंद्र और राज्यों की बात आती थी तो लोकतांत्रिक की जो गली राजनीतिक दलों के माध्यम से
केंद्र और राज्यों को संचालित करती है, इस गली से गुजरना पसंद करते थे। मतलब केंद्र और राज्य को वो अलग इकाई ना मानकर, बल्कि क्योंकि दोनों जगह एक ही राजनीतिक दल वहां पर सरकार चला रहा है, तो कहते थे यार राजनीतिक दल का अपना अंदरूनी मामला है, नेहरू जी की एक चिट्ठी आ जाती थी, मसले सुलझ जाते थे। तो यह स्थिति बदलती कब है? स्थिति बदलती है 1967 में। और 1967 में हुआ ये कि जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ बहुत ही नवीनतम चीजें हुई। जैसे सबसे पहले 1967 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। 1967, अब यहाँ तक ये भी याद रखें कि नेहरू जी जा चुके हैं, नेहरू जी की मौत तो 1964 में हो चुकी है। 1967 के चुनाव में सबसे अहम घटना ये घटती है कि जो राज्य हैं यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकारें आ जाती हैं। अभी तक केंद्र में कांग्रेस को चुनौती नहीं मिली है। केंद्र की सत्ता से तो कांग्रेस 1977 के चुनाव में बाहर होगी जाकर। 1967 की हम बात कर रहे हैं, राज्यों में चुनौती मिल गई कांग्रेस पार्टी को। अब कैसे? तो दो तीन अहम घटनाएं ये घटती हैं कि अभी भी राज्यों में कोई एक दल इतना बड़ा नहीं था कि वो कांग्रेस को अपने बलबूते हरा पाता। तो हुआ क्या? एक तो राज्य में छोटी छोटी पार्टियों का उभार देखा गया। जैसे कोई एक बड़ा राज्य है, उसके एक इलाके में कोई एक राजनीतिक पार्टी प्रभावशाली हो गई है, दूसरे किसी इलाके में कोई और राजनीतिक दल प्रभावशाली हो गया, और ये मेहनत कर कर कुछ विधायक चुनवा लेते थे अपने राजनीतिक दल के। तो एक तो जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं इनका उभार हो रहा है और इनको बहुमत भी मिल रहा है, और दूसरा अब ये राजनीतिक दल आपस में गठबंधन कर लेते थे, तो मिलकर कांग्रेस को हराने में सफल हो जाते थे। तो दो तीन अहम घटनाएं क्या हो रही राज्यों में एक तो गैर कांग्रेसी सरकारें आ रही हैं, और साथ ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों की गठबंधन की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे राज्य जहां पर गैर कांग्रेस सरकारें हैं, जब उनका केंद्र से कुछ मतभेद होगा, तो अब ये जो संघ और राज्य के संबंध है, केंद्र और राज्य के संबंध हैं, यह किसी एक राजनीतिक दल के अंदरूनी मामले के तौर पर सुलझाए नहीं जा सकते हैं। तो 1967 के बाद से केंद्र और राज्य संवैधानिक दृष्टि से यह जो संबंध है यह अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसी घटना को योगेंद्र यादव साहब बहुत अच्छे शब्दों में परिभाषित करते हैं कि 1967 में भारत में पहला राजनीतिक उभार है। ये जो घटना है 1967 के चुनाव की, ये आजाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला राजनीतिक उभार है। क्योंकि इससे पहले कमोबेश क्या स्थिति थी? इससे पहले तो आम जनमानस में कई बार यह भी अज्ञानता पाई जाती थी कि कांग्रेस और सरकार का कुछ फर्क होता है। तो बहुत सारा जो मतदाता है भारत का, उनको यह लगता था यार अब अंग्रेज चले गए हैं तो अब कांग्रेस के पास ही सत्ता का अधिकार है। तो सरकार और कांग्रेस, इसका फर्क भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे, और परंपरागत तौर पर कांग्रेस को ही सरकार के तौर पर चुन लिया जाता था। पर इसको चुनौती मिलना शुरू होती है 1967 के चुनाव में। अब इसके बाद के हालात हमें यह भी बताते हैं कि 1967 से सिर्फ 71 तक 8 राज्यों में 27 गठबंधन सरकारें आईं। तो याद रखेंगे 1967 में राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी आ रही हैं, और साथ में क्षेत्रीय दलों का उभार और गठबंधन की राजनीति भी भारत में शुरू हो चुकी है। और यही सारे जो लक्षण हैं ये आज की राजनीति में भी परिलक्षित होते हैं। आज तो यह हालत है, कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां वो चाहें, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल ना होते हुए भी राष्ट्रीय राजनीति में भारी दखल रखते हैं। ये सब उभार 1967 से शुरू हो रहा है, और यहीं पर केंद्र और राज्यों के बीच में तनातनी बढ़नी भी शुरू होगी। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि अंतरदलीय संबंधों पर किस तरह से केंद्र और राज्यों के संबंध निर्भर कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह के संबंध आप दे सकते हैं। एक तो है कि एक ही पार्टी अगर राज कर रही है केंद्र में भी और राज्यों के अंदर भी। दूसरा हो सकता है कि अलग अलग पार्टी हैं केंद्र और सरकार में, लेकिन दोनों में कोई विचारधारा का या फिर जो उनके हित हैं उनका टकराव कम है। और तीसरे ऐसे संबंध आते हैं जहां पर न सिर्फ राजनीतिक दल अलग अलग राज कर रहा है केंद्र और राज्य में, वरन साथ ही इन दोनों राजनीतिक दलों के जो विचारधारा है उसमें टकराव है, और साथ ही इनके हित भी आपस में टकराते हैं। क्या उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, एक तो इस वक्त का उदाहरण हो सकता है, जैसे हम केंद्र में देखें तो भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश या फिर बाकी ऐसा कोई भी राज्य आप सोच लें, हरियाणा हो सकता है, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो यह तो पहले बिंदु के अंदर आता है कि दोनों में एक ही राजनीतिक दल है, और यहां पर जो केंद्र और राज्य के आपसी संबंध हैं वो
वैसे ही होंगे जैसे किसी राजनीतिक दल का अंदरूनी मामला हो। भाई आप सोचें कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी जी कुछ कहें तो क्या हिम्मत है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इनकार कर दे, वो चाहे खट्टर साहब हो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों। तो राजनीतिक दल के अंदरूनी मसले के तौर पर ये मसले सुलझा लिए जाएंगे और जाहिर सी बात है ऐसे राज्यों को केंद्र से मदद भी भारी मिलेगी, क्योंकि जब राज्य सरकारें अच्छा काम करेंगी किसी भी राज्य के अंदर तो जो केंद्र के अंदर सत्ताधारी राजनीतिक दल है उसको भी फायदा पहुंचेगा। अब इसके दूसरी तरफ आते हैं कि दोनों में समान राजनीतिक दल तो नहीं है, राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, परंतु दोनों में कोई विचारधारा की बड़ी लड़ाई नहीं है और आपस में कोई हित उनके बहुत ज्यादा टकराते नहीं हैं, बल्कि कई जगह इनको समन्वय दोनों को ही फायदा पहुंचाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, अभी कुछ समय पहले श्री प्रकाश सिंह जी बादल जो पंजाब राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, इनका देहांत हुआ तो नरेंद्र मोदी जी इनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उसके बाद अपना एक श्रद्धांजलि पत्र भी लिखते हैं और उसमें नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने अपने पिता समान व्यक्ति को खो दिया है और भारत के विकास में पंजाब का योगदान और श्री प्रकाश सिंह जी के बादल के योगदान को सराहनीय मानते हैं। और इसके इतर भी जब भी बादल साहब या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी का आपस में कभी भी आप देखेंगे मुलाकात हो रही है तो पैर छूकर अभिवादन करते थे नरेंद्र मोदी जी श्री प्रकाश सिंह जी बादल का, जबकि प्रकाश सिंह जी बादल भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, कभी इसके सदस्य नहीं रहे, बल्कि उनकी तो खुद की एक राजनीतिक पार्टी जो बनाई थी उन्होंने वो शिरोमणि अकाली दल उसके नेता थे। लेकिन दोनों में समन्वय रहा काफी वक्त तक। तो जब भी चुनाव होते थे पंजाब के अंदर तो दोनों राजनीतिक दल आपस में गठबंधन के द्वारा चुनाव लड़ते थे। अब दोनों राजनीतिक दल अलग हैं लेकिन विचारधारा का आपस में कोई बड़ा टकराव या फिर दोनों के हितों का कोई टकराव नहीं था, क्योंकि जब राज्य स्तर के चुनाव होते थे तो बीजेपी के बहुमत का फायदा शिरोमणि अकाली दल को मिलता था और ऐसे ही जब केंद्र में चुनाव होते थे तो जो पंजाब के अंदर भारी पैठ है, जो भारी साख है शिरोमणि अकाली दल की, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। तो समन्वय बनाकर काम चलते रहे। तो यहां पर भी जो आपके संबंध है केंद्र राज्य के, ये आपको सौहार्दपूर्ण देखने को मिलेंगे, कोई बड़ी लड़ाई नहीं देखने को मिलेगी। परंतु सबसे ज्यादा जो खतरनाक हो जाते हैं रिश्ते केंद्र और राज्यों के, वो हैं जहां पर ना सिर्फ राजनीतिक दल अलग अलग राज कर रहे हों केंद्र और राज्य के अंदर, वरन उन दोनों में विचारधारा की भी लड़ाई बड़ी है और साथ में उनके हित भी आपस में टकराते हैं। जैसे इस वक्त है पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच में, या फिर आप देखेंगे केरल और केंद्र के बीच में, या इस वक्त के पंजाब और केंद्र के बीच में भी आप ये तलखी देख सकते हैं। इन्हीं राज्यों में आप ये भी देखेंगे कि जो राज्यपाल का पद है वो भी मुख्यमंत्री से लगातार टकराव में दिखता आपको रहेगा। तो क्या वजह है? जैसे आप इस वक्त ममता दीदी और नरेंद्र मोदी, मैं 2 चिन्ह ले रहा हूं केंद्र और राज्यों के संदर्भ में, तो यहां पर आप देखेंगे लगातार लड़ाई चलती रहेगी और कभी राज्य कहेगा कि केंद्र हमें जरूरी मदद नहीं पहुंचा रहा है, कभी केंद्र कहेगा कि राज्य हमारे साथ समन्वय बनाकर नहीं चलता है। तो वजह है जहां सिर्फ राजनीतिक दल अलग हैं, इनकी विचारधारा की भी अलग अलग है। जैसे जैसे हम ममता दीदी की बात करें तो ममता दीदी कहेंगी कि जो नरेंद्र मोदी सरकार है ये फिरका परस्त राजनीतिक दल है, मतलब सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं और बाकी तो भारत के नागरिक हैं तो उनका ध्यान नहीं रखते हैं। ये मैं सिर्फ इनके वक्तव्यों के आधार पर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करते हैं कोई भी राजनीतिक दल। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि, या भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि जो ममता दीदी हैं ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ उस नीति पर चलती हैं, तो हिंदुओं का ध्यान नहीं रखती हैं। जब हिंदू कोई त्योहार आते हैं तो हिंदू त्योहारों में विघ्न डालने के लिए निर्णय लेती है सरकार। तो ऐसे इल्जाम एक दूसरे पर करेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और जिसका खामियाजा जो राज्य है उसकी जनता को भुगतना पड़ता है और केंद्र राज्यों के संबंधों को भी भुगतना पड़ता है। तो इस तरह के भिन्न भिन्न उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि केंद्र और राज्य के जो पारस्परिक संबंध हैं ये इतने संविधान के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होते हैं जितने राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। पर यह तो रही बात राजनीति की, और हम राजनीति पढ़ने के लिए तो नहीं बैठे हैं, हम तो राजनीतिक व्यवस्था को समझ रहे हैं जो संविधान में प्रदत्त की गई है। परंतु याद रखें, जैसा हमने कहा कि जो संविधान के प्रावधान है ये तो स्थिर हैं, तो ये जब संवैधानिक प्रावधानों को लागू किया जाता है तो उस लागू होने में
इन प्रावधानों का दृष्टिकोण बदल कैसे जाता है? वो बदल जाता है राजनीतिक आयामों की वजह से। राजनीतिक जो हित हैं, उद्देश्य हैं, उनको साधने के लिए संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाने लगे, तब हम देखते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से कार्य ना होकर राजनीतिक दृष्टि से कार्य हो रहा है। इसीलिए हमने राजनीतिक व्यवस्था को समझा है। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य उद्देश्य की तरफ, जहां पर हमें समझना है कि भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध किन खंडों में दर्शाए गए हैं। तो समझते हैं, 3 खंडों में समझाए गए हैं केंद्र और राज्यों के संबंध। अब हम संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले विधायी शक्तियों की बात की गई है, फिर प्रशासनिक शक्तियों की, और फिर वित्तीय शक्तियों की बात की गई है। देखिए, यहां पर आप न्यायालय की शक्तियां ना लेके आए, क्योंकि जब हमने न्याय व्यवस्था पढ़ी थी, न्यायालयों को समझा था, तो हमने देखा था वो संघात्मक ढांचे के अंदर नहीं आती हैं। वरन चाहे राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय हो या फिर राज्यों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हों, यह सभी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आते हैं। तो यहां पर एकीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, संघात्मक ढांचे का नहीं। तो इसलिए जब हम संघात्मक ढांचे में केंद्र और राज्यों के आपसी संबंध देख रहे हैं, तो यहां पर हम 3 खंड पढ़ेंगे। कौन से? एक है विधायी शक्तियां, किन बिंदुओं पर किस क्षेत्र के लिए विधायी शक्ति किस इकाई के पास है, केंद्र के पास है या राज्य के पास है। दूसरा, प्रशासनिक शक्तियां, जब मंत्री परिषद कोई निर्णय लेता है तो किन बिंदुओं पर किस तरीके से या तो राज्य के मंत्री परिषद का निर्णय लागू होगा या केंद्र का निर्णय लागू होगा। और साथ ही वित्तीय संबंध, कर व्यवस्था वो किस तरह से प्रतिपादित की गई है, किन वस्तुओं के ऊपर, किन सेवाओं के ऊपर कौन सी इकाई, राज्य या फिर केंद्र, वो कर लगाएगा, कर कैसे वसूल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एकत्रित कर जो है, जब इसको खर्च करने की बारी आएगी तो कौन से कर को खर्च करने की शक्ति किसके पास है, राज्य के पास है या केंद्र के पास है। तो इन 3 खंडों में हम समझेंगे केंद्र और राज्य के बीच में पारस्परिक संबंधों को। सबसे पहले आते हैं वैधानिक परिस्थितियों के ऊपर, मतलब कि किस बिंदु के ऊपर कौन कानून बनाएगा, और साथ ही विधि को अधिनियमित करने के बाद कौन से क्षेत्र में किस इकाई द्वारा जो नियमित विधि है उसको लागू किया जाएगा। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय बंधन को समझ लेते हैं। क्षेत्रीय बंधन से हमारा सिर्फ इतना मतलब है, इतना अभिप्राय है कि राज्य का विधानमंडल सिर्फ अपनी राज्य की भौगोलिक जो सीमाएं हैं उनके लिए ही कानून बना सकता है। भाई मैं कहूं उत्तर प्रदेश विधानसभा है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक क्षेत्राधिकार है उनका, सिर्फ उसी के लिए विधि को अधिनियमित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पास यह शक्ति नहीं होगी कि वो बिहार के लिए भी विधि को अधिनियमित कर दे या उत्तराखंड के लिए भी विधि को अधिनियमित कर दे, क्योंकि आज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग एक स्थापित राज्य है। अब इसके विपरीत यदि हम केंद्र में संसद की विधायी शक्तियों को देखें तो पहला फर्क जो है वो ये है कि केंद्र संपूर्ण भूभाग जो भारत का है उसके लिए विधि को अधिनियमित कर सकता है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून वो राज्यों में भी लागू होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किए जाएंगे। और इसी के साथ जो संसद है, भारतीय संसद है, उसको अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी दिया गया है। अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार से मेरा मतलब ये कि एक तो भारत के संपूर्ण भूभाग के लिए संसद विधि को अधिनियमित कर सकती है, परंतु भारत के भूभाग से, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यदि किसी विषय, किसी बिंदु पर विधि को अधिनियमित करना हो तो संसद के पास यह भी अधिकार पूर्णतया प्राप्त है। मान लीजिए समुद्र, जो हमारी सीमाएं हैं, इनके आगे समुद्र पड़ता है। अगर समुद्र के लिए कभी कोई विधि को अधिनियमित करना पड़े तो कौन करेगा? संसद करेगी। या फिर वो चाहें, हमारे यहाँ आजकल जिसको हम कहते हैं साइबर लॉज, अगर साइबर को कानून बनाना पड़े और उसकी जो असर हैं वो किसी हमारी क्षेत्र से बाहर जा रहे हो तो भी भारतीय संसद बना सकती है। या फिर हम कहें स्पेस के लिए, अगर उसके लिए किसी विधि को अधिनियमित करना है तो भी भारतीय संसद कर सकती है। तो बस इतना याद रखेंगे कि संपूर्ण भूभाग के अलावा यदि भूभाग से बाहर जाकर भी किसी वस्तु, किसी बिंदु के ऊपर विधि को अधिनियमित करना है तो संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार भी प्राप्त हैं। अब आते हैं इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, जिससे हमें प्रारंभिकी में और मुख्य लिखित परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, वो है विषय वस्तु का वितरण। अब भारतीय संविधान में अनुसूची 7 दी गई है, तो अनुसूची 7 के अंदर 3 तरह की सूचियां दी गई हैं। तो पहली है सूची 1 संघ सूची,
सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। अब यहां पर बात इतनी है कि जो भी बिंदु संघ सूची के अंदर रखे गए हैं उस पर सिर्फ संसद और सिर्फ संसद ही विधि को अधिनियमित कर सकती है। अब इसके उलट जो राज्य सूची है इसमें जो बिंदु रखे गए हैं उस पर सिर्फ राज्य की विधानसभा या विधानमंडल, आप कह लेंगे कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, तो राज्यों का विधानमंडल ही विधि को अधिनियमित कर सकता है, केंद्र नहीं बना सकता है। और फिर आते हैं समवर्ती सूची, तो फिर समवर्ती सूची के बिंदुओं पर केंद्र मतलब के भारतीय संसद और राज्य के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि समवर्ती सूची के किसी भी बिंदु पर भारतीय संसद और राज्य के विधानमंडल विधि को अधिनियमित करते हैं तो संसद द्वारा अधिनियमित जो विधि है उसी को लागू किया जाएगा, जो राज्य द्वारा अधिनियमित विधि है उसको लागू नहीं करेंगे। तो जो संसद का कानून है ये लागू होगा। अब आते हैं इस पे कितने बिंदु हैं। मूल रूप से 97 बिंदु रखे गए थे संघ सूची के अंदर, अब ये 98 हैं। आगे देखें तो मूल रूप से 66 थे बिंदु राज्य सूची में, अब ये 59 हैं, कमी आ गई है इनमें। दूसरी तरफ आते हैं समवर्ती सूची में 47 बिंदु थे, अब 52 बिंदु हैं। अब देखिए इस अनुसूची के साथ हमने पहले कहा यार बिंदु ही अलग कर दो, संसद से कह दो कि तुम का खा गा इन बिंदुओं पे कानून बनाओगे, राज्यों से कह दो कि तुम या राला वाशा इन बिंदुओं पे कानून बनाओगे। जब दोनों के बिंदु ही उन्हीं में विभेद कर दिया गया है तो झगड़ा क्या बचेगा। फिर समवर्ती सूची पे आते हैं तो यहां पर भी चाहे कानून दोनों बना सकते हैं, परंतु यह भी स्पष्ट कर दिया गया है यदि दोनों किसी बिंदु पर विधि को अधिनियमित करते हैं तो केंद्र का ही कानून या संसद का कानून लागू होगा। इससे विषय वस्तु का वितरण जब हो गया तो हम समझते हैं कि केंद्र और राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं इसमें सामंजस्य बैठ जाएगा। अब कोई झगड़ा बाकी नहीं बचेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि विधि जिन बिंदुओं के लिए चाहिए वो पूर्ण रूपेण इन 3 सूचियों में समा सकती है। भाई ऐसा भी तो कोई बिंदु होगा जो इन सूचियों में नहीं लिखा गया है, तो याद रखें ऐसा कोई भी बिंदु जो इन 3 सूचियों में नहीं है उस पर विधि को अधिनियमित करने का एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ऐसा कोई भी बिंदु जो इन सूचियों में नहीं है उस पर राज्य विधि को अधिनियमित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भारतीय संसद विधि को अधिनियमित करेगी। अब आते हैं एक और चीज के पास कि ये जो मैंने अभी बात की है कि जो कहीं पर भी वर्णित नहीं है बिंदु उस पर संसद विधि को अधिनियमित करेगी। यह अवशिष्ट शक्तियां हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। अब इसके बाद प्रारंभिकी परीक्षा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम याद कर लेंगे कि ये जो राज्य सूची में हम बिंदुओं की कमी और समवर्ती सूची में हम बिंदुओं की बढ़ोतरी देख रहे हैं, 47 से 52 हो गई हैं, ये कब हुआ और कैसे हुआ, तो याद रखेंगे 42वें संवैधानिक संशोधन को जो 1976 में किया गया था। इसके द्वारा 5 विषय राज्य सूची से उठाए गए और उन विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया समवर्ती सूची के अंदर। तो ये 5 बिंदु कौन कौन से थे, कई बार प्रारंभिकी में ये पूछ लेते हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन से 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिए गए। तो याद रखेंगे शिक्षा, फिर जंगल, वन आदि, फिर है वजन और माप, मतलब कितना वजन, किलोग्राम में कितना भार, वो सारी चीजें, माप कौन सी चलेगी, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर जैसे कई जगह हम अगर कृषि योग्य भूमि की बात करें तो कई जगह बीघा चलता है, तो कई जगह किला, ऐसा कुछ हम इकाई बना लेते हैं। इसी के साथ देखें तो न्याय का प्रशासन और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, ये 5 विषय राज्य सूची में हुआ करते थे। 1976 में 42वें संशोधन के बाद अब ये समवर्ती सूची के विषय हैं, मतलब इन पर विधि को अधिनियमित करने की शक्ति केंद्र के पास भी है, और केंद्र से मेरा मतलब संसद, और साथ में राज्यों के विधानमंडलों के पास भी है। तो इस सब का अब हम अध्ययन तो कर चुके हैं, पर अब अगर हम इसका विश्लेषण करें, और क्योंकि हमें अपना संघीय ढांचा भी इसके साथ साथ समझना है, तो याद रखें कि हमारे संघीय ढांचे में जो प्रधानता दी गई है वो कहीं ना कहीं केंद्र की शक्तियों को दी गई है। विधायी शक्तियों में यदि हम देखें तो ज्यादा विषय किसके पास हैं। देखिए सबसे पहले तुलना करें राज्य सूची और संघ सूची की। यहाँ राज्य सूची में सिर्फ 59 विषय हैं, जबकि केंद्र सूची में हम देख रहे हैं 98 विषय हैं। तो एक तो विषयों की अधिकता है। अच्छा, दूसरी तरफ यदि आए आप समवर्ती सूची में, यहाँ 52 जरूर है, परंतु हमें यह भी विदित है
कि अगर संसद चाहे तो इन 52 पर भी विधि के अधिनियमित करती है। तो कई जो हमारे जानकार हैं वो तो ये कहते हैं इन 52 को भी आप अलग क्यों लिख रहे हैं, इन 52 पे भी यदि आप देखें तो अधिकार बड़ा संसद का है, तो इनको भी आप केंद्र के विषयों में रखें। तो अगर आप 98 के साथ इनको जोड़ लेंगे तो दुगने से भी ज्यादा विषय हो जाते हैं हमारे संसद के पास। और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब जो कहीं नहीं लिखी हैं, वो केंद्र के पास है, तो फिर तो असीमित शक्तियां हैं कहीं ना कहीं केंद्र के पास या भारतीय संसद के पास विधि के अधिनियमन की। लेकिन हाँ, असीमित इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इन 59 विषयों पर चाह कर भी संसद कानून नहीं बना सकता है। अभी तक हम इस स्थिति में खड़े हैं। यदि ये बात समझ में आ गई है तो अब हम इतना तो कह सकते हैं कि विधायी शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में संसद को वृहदस्त्र दिया गया है राज्यों के मुकाबले। अब इससे आगे केंद्र की शक्तियों का और शक्तिशाली होने का प्रमाण भी हमें मिलता है, वो भी संविधान के प्रावधानों में मिलता है। अब वो कैसे? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि राज्य सूची के विषयों पर विधि का अधिनियमन संघ द्वारा नहीं किया जाएगा, संसद द्वारा नहीं किया जाएगा, परंतु साथ ही साथ भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों में ऐसी स्थितियां भी वर्णित हैं जहां पर इन सूचियों में जो विभेद है इसको भी खत्म किया जा सकता है। मतलब कि संघ या फिर संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के ऊपर भी विधि को अधिनियमित कर सकती है। अब ये स्थितियां कौन सी हैं? तो ऐसी स्थितियां 5 प्रकार की हैं। पहले तो जहां सीधे तौर पर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि को अधिनियमित कर सकती है। तो पहली है अनुच्छेद 249 के तहत यदि किसी भी वक्त राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि देश हित में यह लाजमी है, यह जरूरी है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, तो फिर संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि राज्य सूची पर सभी राज्यों के लिए उस विषय पर वह विधि को अधिनियमित कर सकती है। अब याद रखेंगे कि एक तो सबसे पहले राज्यसभा जब ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करती है तो 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए। तो जितने भी सदस्य राज्यसभा के अंदर बैठे हैं वो 2/3 बहुमत से, जितने भी वहां बैठे हैं और मतदान कर रहे हैं, उनके 2/3 बहुमत से पहले तो इस प्रस्ताव को पारित करना होगा। अब जैसे ही ये प्रस्ताव पारित होगा तो 1 वर्ष का समय मिलता है, मतलब 1 वर्ष के लिए कानून बना सकते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि इस प्रस्ताव को दोबारा से पारित किया जा सकता है तो 1 वर्ष और हो जाएगा। मतलब एक वर्ष में आप कितनी भी बार इस प्रस्ताव को दोबारा पारित कर लें तो 1 वर्ष करके इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और राज्यसभा के इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद जो भारतीय संसद विधि का अधिनियमन करती है वह विधि भी राज्यों पर 1 वर्ष तक के लिए लागू रहेगी। या मैं बिल्कुल तकनीकी तौर से कहूं तो जब तक यह प्रस्ताव चल रहा है तब तक लागू रहेगी, और इस प्रस्ताव की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने और लागू रह सकती है। तो मान लीजिए आज राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई इधर आओ, सुनो, पुलिस राज्य सूची का एक विषय, लेकिन राज्यसभा कहती है भाई राज्यों से पुलिस व्यवस्था तो संभल नहीं रही है। भाई कहीं पर आरक्षण के लिए आंदोलन होता है तो वहां पर जो राज्य सरकारें हैं वो घुटने टेक देती हैं, राज्य की पुलिस घुटने टेक देती है, फिर आपको केंद्रीय सुरक्षा बल बुलाने पड़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में तो कहीं पर दिन दहाड़े गोलियां चलाई जा रही हैं, मीडिया कर्मियों के सामने जो पुलिस की हिरासत में कोई है, चाहे वो अपराधी है, उसको गोली मार दे रहे हैं और नए अपराधी पैदा होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस सुधार के लिए अब संसद को पुलिस के ऊपर कानून बना देना चाहिए। ऐसा मान लीजिए कोई प्रस्ताव पारित हो गया, तो मान लीजिए अगर ये आज पारित होता है तो 1 साल की अवधि तक ही, 1 वर्ष की अवधि तक इस प्रस्ताव का कार्यकाल है। अब अगले ही दिन मान लीजिए संसद विधि को भी अधिनियमित कर दे कि राज्यों की पुलिस के ऊपर यह कानून लागू होगा, तो फिर यह कानून भी इस प्रस्ताव की अवधि में ही लागू होगा। उसके बाद 6 महीने और चल सकता है, उसके बाद यह प्रस्ताव तो पहले ही 1 साल में खत्म हो गया, अब यह कानून भी 6 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो यह अनिश्चित काल के लिए नहीं बल्कि एक निश्चित समय के लिए विधि का अधिनियमन है। यह बात और कि इसी प्रस्ताव को 1 साल खत्म होने से पहले यदि राज्यसभा ने फिर से पारित कर दिया तो 1 साल की अवधि और मिल जाएगी। ऐसे 1-1 साल करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो हम उदाहरण देख रहे हैं, प्रमाण देख रहे हैं कि कहां जो हमारा संसद है, केंद्र है, यह राज्य सूची के विषयों पर भी विधि को अधिनियमित कर सकता है। यह आता है अनुच्छेद 249 से, जिसमें राज्यसभा
खुद ही ये तोहफा दे रही है संसद को कि आप राज्य सूची के किसी विषय पर कानून को अधिनियमित कर लीजिए। अब आते हैं दूसरी तरफ, तो एक हमें मिलता है अनुच्छेद 250। 250 सीधी बात, हमने जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था तब भी इसका अध्ययन किया था कि यदि देश में आपातकाल लागू है तो जो राज्य सूची है वो समवर्ती सूची की तरह व्यवहार करने लगती है। मतलब यदि राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगा है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद विधि को अधिनियमित कर सकती है। राज्य भी या राज्य के विधानमंडल भी विधि का अधिनियमन कर सकती है। यदि दोनों करते हैं तो संसद का ही लागू होगा, परंतु यह व्यवस्था भी निश्चित काल के लिए है। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल चलेगा तब तक केंद्र द्वारा बनाया गया ऐसा कानून भी लागू रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाने के बाद 6 महीने ऐसा विधि का अधिनियमन जो किया गया है उसको और लागू किया जाएगा, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो यह भी निश्चित काल के लिए है। अब आते हैं इससे भी जरूरी अनुच्छेद 252 की तरफ। यहां पर राज्य खुद ही यह उपहार केंद्र को दे रहे हैं, मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्य, पहले तो यह याद रखें कि ऐसा कार्य, ऐसा प्रस्ताव एक राज्य द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 252 कहता है यदि किसी भी वक्त 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल यह प्रस्ताव पारित कर दें कि हमारे लिए हमारी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाए, तो इस स्थिति में उन्हीं राज्यों के लिए जिन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया है, फिर संसद राज्य सूची के लिए या किसी भी विषय के लिए जिस पर राज्य के विधानमंडल ने अनुरोध किया है उस विषय पर विधि का अधिनियमन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई राज्य कहता है भाई पुलिस व्यवस्था तो संभल नहीं रही है और पुलिस के लिए बहुत अच्छा कानून हो जो संसद बना सकती है, तो संसद से हम अनुरोध करते हैं। एक तो वो अकेला राज्य ऐसा नहीं कर पाएगा, तो किसी पड़ोसी राज्य वगैरह उससे बात कर लेंगे, यार दोनों हम ऐसा करते हैं, एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं। तो यदि 2 या उससे अधिक राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित करते हैं तो यह प्रस्ताव पारित होने के बाद भारतीय संसद के पास जाएगा। यह याद रखें, यह प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है। पर यदि संसद और उसके माननीय सदस्य तय करते हैं कि हाँ हम विधि का अधिनियमन करेंगे, तो फिर संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसके बाद एक विधि का अधिनियमन कर दिया जाएगा जो सिर्फ इन्हीं राज्यों पर लागू होगा, किसी और राज्य पर लागू नहीं होगा। वरना फिर तो काम ही आसान है। मोदी जी खट्टर साहब को और योगी साहब को कहेंगे तुम प्रस्ताव पारित करो और कानून बनाऊंगा मैं पश्चिम बंगाल के लिए, तो जिन राज्यों ने प्रस्ताव पारित नहीं किया उन पर यह विधि लागू नहीं की जाएगी। ये बात और कि मान लीजिए किसी तीसरे चौथे राज्य को पता चला कि भाई वो 2-3 राज्यों ने प्रस्ताव पारित करके एक बहुत ही अच्छे विधि का अधिनियमन करवा लिया अपने लिए और वो विधि बहुत अच्छी है, कानून बहुत अच्छा है, हमें भी चाहिए, तो बाद में भी प्रस्ताव पारित कर सकता है कोई राज्य। और जो पहले विधि का निर्माण हुआ है 252 अनुच्छेद के तहत, वो बाद में किसी तीसरे चौथे राज्य पर भी लागू किया जा सकता है। परंतु याद रखें जो राज्य अनुरोध करेंगे 252 अनुच्छेद के तहत उन्हीं के लिए विधि का अधिनियमन होगा। और यह भी याद रखें कि यह निश्चित काल के लिए नहीं है, अनिश्चित काल के लिए है। ओके, आगे चलते हैं 253 अनुच्छेद। इसमें अब ना राज्य ना राज्यसभा किसी की जरूरत नहीं है। यहां पर सीधी बात है, यदि भारत सरकार कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करती है और उस अंतर्राष्ट्रीय संधि से हमारी कुछ वैधानिक जिम्मेवारियां उपजती हैं, तो उन जिम्मेवारियों को लागू करने के लिए यदि हमें विधि का अधिनियमन करना हो तो फिर अब किसी से ना किसी के अनुरोध की जरूरत है ना किसी के अनुमति की जरूरत है। भारतीय संसद स्वतः ही विधि का निर्माण कर सकती है, चाहे वो विषय वस्तु हमारी राज्य सूची के तहत ही क्यों ना आती हो। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हम पुलिस का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, तो इसी पर एक और हम परिदृश्य को देख सकते हैं। तो भारत मान लीजिए कुछ ऐसा कोई संधि हम कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कि जिसमें अत्याचार पर रोक लगानी है, या फिर जिसमें भारत के अंदर जो पुलिस है इसकी मारपीट को रोकना है, ऐसी कोई संधि हम कराएं। तो फिर ऐसी संधि कराए तो भारत में भारत सरकार को पुलिस के लिए विधि का अधिनियमन करना पड़ेगा। अब पुलिस क्योंकि राज्य सूची का विषय है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संधि क्योंकि हमने की है, तो फिर अनुच्छेद 253 यह अधिकार संसद को देता है कि अब राज्यसभा या आपको राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं, आप स्वतः ही विधि को अधिनियमित कर सकते हैं राज्य सूची के विषय के ऊपर भी। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के परिप्रेक्ष्य को भी हम समझ चुके हैं। और फिर अंत में आता है अनुच्छेद 356। यह भी हम जब राष्ट्रपति शासन देख रहे थे राज्यों के अंदर तब हम इसको समझ चुके हैं। तो यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो याद रखें वहां पर या तो विधानसभा भंग कर दी गई है या फिर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है और राज्य सरकार
वो तो खत्म ही हो चुकी है। तो इस स्थिति में यदि उस राज्य को विधि की जरूरत पड़ती है तो विधि का अधिनियमन करेगी भारतीय संसद। तो इस 5 स्थितियों को याद रखें जहां पर भारतीय संसद राज्यों के विषय सूची में वर्णित जो विषय हैं उन पर भी विधि को अधिनियमित कर सकती है। दोबारा हम देख लें, 249 अनुच्छेद में हमने देखा था राज्यसभा प्रस्ताव के द्वारा संसद को यह अधिकार दे देगी। 250 में हमने देखा है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में हमने देखा है राष्ट्रपति शासन। और फिर 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य प्रस्ताव द्वारा अनुरोध कर सकते हैं केंद्र से। और साथ ही 253, ये 253 ना जाने क्यों राज्य स्तर की पता नहीं कितनी परीक्षाओं में बारंबार पूछा गया है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। 253 अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय संधि के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद को अधिकार मिलता है कि वे किसी भी विषय पर, चाहे वो राज्य सूची में ही क्यों ना हो, उस पर भी विधि का अधिनियमन कर सकते हैं। तो इसके विश्लेषण स्वरूप भी हमें यह प्राप्त होता है कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो केंद्र और राज्यों के बीच में पारस्परिक संबंध है, ये कहीं ना कहीं केंद्र का पलड़ा भारी करते हैं। विधायी संबंधों में संसद का पलड़ा भारी है। और यही नहीं, इससे आगे भारतीय संविधान में अलग अलग स्थानों पे 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो फिर से विधायी संबंधों में संसद के वृहदहस्त्र को प्रमाणित करते हैं। कैसे? अब देखिए, ऐसे 5 उदाहरण हम आगे देखने जा रहे हैं जिसमें विधि का अधिनियमन तो राज्य ही कर रहा है, परंतु वह केंद्र की मदद के बगैर नहीं कर पाएगा। और ऐसे 5 अनुच्छेदों द्वारा केंद्र वो राज्यों के विधि के अधिनियमन के ऊपर निगाह रखने का काम करता है, नजर रखने का काम करता है। जैसे सबसे पहले 31B अनुच्छेद है और 31A भी है। इससे पहले 2 चीजें हम देख लें। तो अनुच्छेद 31A में यह कहा गया है कि जहां पर बाध्यकारी जमीन को, मतलब सरकार जमीन को ग्रहण कर रही है, जमीन का बाध्यकारी अधिग्रहण किया जा रहा है, तो ऐसे विधेयक की अधिनियमन को तभी मान्यता मिलेगी जब राष्ट्रपति की संस्तुति उस विधि को मिल जाएगी। तो राज्य का जो कानून है यह तब परिपूर्ण हो पाएगा जब राष्ट्रपति की संस्तुति मिल रही है। और ऐसा ही यदि राज्य ने किसी विधि को अधिनियमित किया है और उसको वो अनुसूची 9 में जोड़ना चाहता है, तो अनुसूची 9 में जोड़ने के लिए राज्य के राज्यपाल की संस्तुति नहीं वरन राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। तो जब तक राष्ट्रपति अपनी संस्तुति नहीं देंगे तब तक उस कानून को, राज्य के कानून को अनुसूची 9 में नहीं जोड़ा जा सकता है। अब अनुसूची 9 क्या है, ये सब हम जब संविधान का मूल ढांचा उसके अध्ययन कर रहे थे तब हमें समझ में आ गया था। अब आते हैं दूसरी तरफ। तो राज्यपाल पढ़ते वक्त हमने एक अनुच्छेद 200 देखा था, इसको याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 200 में राज्यपालों को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी कानून को राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा पारित यह अधिनियम, यह कानून तब ही परिपूर्ण माना जाएगा जब राष्ट्रपति जी की सहमति इसको मिल जाएगी। तो यहां पर भी केंद्र का दखल आ गया है राज्य की विधायी शक्तियों के अंदर। इससे आगे चलें तो 2 अनुच्छेद और हैं, एक है 288 और तीसरा है अगला है 304B। अब इसमें 2 तरह से याद रखें, 288 मतलब बिजली से संबंधित और 304 मतलब अंतरराज्य जो व्यापार वाणिज्य चल रहा है इससे संबंध रखता है। 288 में अनुच्छेद में यह लिखा है कि यदि किसी राज्य में कोई भी बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए कोई भी प्लांट लगाया गया है, कोई बिजली उत्पादन का कोई प्लांट है ऐसा जो केंद्र के कानून द्वारा या केंद्र की मदद द्वारा लगाया गया है, अब यहां पर उत्पादित बिजली और उसके वितरण के ऊपर राज्य कर तो लगा सकता है, परंतु हमें पता है कि उसके ऊपर कर लगाने के लिए राज्य को विधि को अधिनियमित करना पड़ेगा। तो ऐसा अधिनियमन तब तक पूर्ण नहीं है जब तक राष्ट्रपति जी की सहमति ना मिल जाए, मतलब राज्यपाल की सहमति से काम नहीं चलेगा। और फिर आते हैं, यदि कोई भी राज्य या राज्य का जो विधानमंडल है यह ऐसे किसी विधि को अधिनियमित करता है जो अंतर्राज्य वाणिज्य व्यापार उसके ऊपर कोई रोक लगाने का काम कर रहा है, उसको सीमित करने का काम कर रहा है, तो ऐसे अधिनियमन को तो तब तक विधानसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति ना ले ली जाए। मतलब यहां पर बात राष्ट्रपति जी की संस्तुति की नहीं, ऐसा नहीं कि राज्य ने पहले अपनी विधानसभा से उस विधेयक को पास करा लिया है और फिर राष्ट्रपति जी की सहमति के लिए भेजा है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं जो 288 में हुआ था या 200 में हुआ था, हम बात कर रहे हैं 304 अनुच्छेद की। इसमें एक बहुत ही नवीनतम प्रयोग किया गया है कि यहां पर
राज्य ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत ही तब कर सकता है जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उसको मिल गई हो। तो यहां पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता। तो ये 5 उदाहरण ऐसे जहां पर विधि का अधिनियमन कर तो राज्य रहा है, पर यह अधिनियमन तब पूर्ण होगा जब केंद्र की सहमति इसको मिल जाती है। तो यहां पर भी किसका पलड़ा भारी है? केंद्र का पलड़ा भारी है। तो यह है विधायी शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्य में विधायी शक्तियां किस प्रकार से वितरित की गई हैं, यह समझ में आया। और विश्लेषण यह है कि यह संवैधानिक व्यवस्था है कि केंद्र का पलड़ा भारी होगा, संसद का पलड़ा भारी होगा। अनुच्छेदों को अच्छे से याद करेंगे और जो हम विश्लेषण समझ रहे हैं यह मुख्य लिखित परीक्षा में ज्यादा काम में आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे दूसरे खंड, और वो है प्रशासनिक संबंध। हालांकि प्रशासनिक संबंध इतनी गहराई से नहीं दर्शाए गए हैं जितनी गहराई से, जितनी विस्तृत तरीके से हमने विधायी संबंधों को देखा था कि एक एक अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण व्यवस्था बना दे रहा है। यहां पर अनुच्छेदों में आपको पूर्ण व्यवस्था तो नजर नहीं आएगी, पर हां, केंद्र और राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों को व्यवस्थित करने के कुछ उपाय सुलझाए गए हैं या कुछ तरीके दिए गए हैं। और हम इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं ये आपस में टकराएं नहीं, बल्कि आपस में समन्वय के साथ चलें। परंतु जो हम परिदृश्य पहले देख रहे थे वो ये भी देखने को मिलेगा कि यहां पर भी केंद्र की शक्तियों का पलड़ा भारी है, राज्य की कार्यकारी शक्तियों को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा केंद्र की कार्यकारी शक्तियों के आगे। क्या कहते हैं अनुच्छेद? अनुच्छेदों को समझते हैं। अब यहां पर अनुच्छेद 256 और 257 के तहत 2 तरह की उद्घोषणाएं मिलती हैं राज्य की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। 256 यह उद्घोष करता है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियां इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि संसद द्वारा जो भी अधिनियम पारित किए गए हैं, जिन विधियों को अधिनियमित किया गया है, उनको लागू करने में मदद मिले। मतलब यह नहीं होगा कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल करे कि केंद्र के कानूनों को उस राज्य में लागू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। और दूसरा, 257 में कहा गया है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस तरह से प्रयोग करेगा कि केंद्र की कार्यकारी शक्तियों में विघ्न ना उत्पन्न हो उस राज्य के अंदर। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 256 में हमने बात की है कि संसद के अधिनियमन को लागू करना है। अब मान लीजिए संसद किसी विधि का अधिनियमित करता है जो राज्यों में लागू की जानी है। जैसे हमने मौलिक अधिकारों के वक्त पढ़ा भी था कि बाल मजदूरी के ऊपर रोक लगाने के लिए एक अधिनियमन को पारित किया गया है 2016 में। अब 2016 के उस विधि के द्वारा बच्चों को, 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को किसी भी काम में आरोपित नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह जरूर है कि यदि वह अपने किसी घरेलू कामकाज में आरोपित किए जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन उससे इतर किसी कामकाज में आरोपित नहीं किया जा सकता बच्चों को। तो अब सभी राज्य इस अधिनियमन का पालन करेंगे, इस कानून को अपने यहां लागू करने के लिए आदेश निर्देश जारी करेंगे। वो चाहें आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश जारी करना हो या फिर जो भी कोई बाल विकास एवं कल्याण से संबंधित कोई अधिकारी है उसको भी आदेश जारी करेंगे कि केंद्र के इस कानून, संसद के इस कानून को आप यहां पर लागू करने के लिए अपनी कार्यकारी शक्तियों का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ आते हैं जैसे स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन कोई विधि का अधिनियमन के द्वारा तो उसको लागू नहीं किया जा रहा है, यह तो केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। तो अब राज्यों की यह जिम्मेवारी बनती है अनुच्छेद 257 के तहत कि अपनी कार्यकारी शक्तियों को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि केंद्र की इस कार्यकारी जो निर्णय के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है उसको लागू करने में मदद मिले। दोनों ही अनुच्छेदों में कहीं ना कहीं राज्य की कार्यकारी शक्तियों को केंद्र की कार्यकारी शक्तियों के अधीन दर्शाया गया है। फिर आते हैं अनुच्छेद 258 में, जहां पर यह कहा गया है कि केंद्र संसद अपने कानूनों को लागू करने के लिए राज्य के अभिकरणों का इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, हम जानते हैं कि केंद्र की बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी स्कीम वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के कार्यालय से ही लागू की जा रही हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो कार्यालय वो तो राज्य के अधीन आता है, परंतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय को केंद्र के कानूनों को, केंद्र के प्रोग्रामों को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात अलग कि इसमें राज्यपाल की अनुमति लेनी लाजमी है। तो राज्यपाल की अनुमति के बाद जो राज्य की मशीनरी हैं, जो राज्य के कार्यालय हैं, इनको केंद्र के प्रोग्रामों को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 312। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो नई अखिल भारतीय सेवा यदि इसका सृजन करना है तो यह सिर्फ संसद के विधि के अधिनियमन के बाद हो सकता है, और इसमें भी राज्यसभा को पहल दी गई है।
पहल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 312 में यह लिखा है कि यदि राज्यसभा किसी भी वक्त यह प्रस्ताव पारित कर दे कि देश हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना आवश्यक है, तो अब संसद को यह शक्ति मिल जाती है कि विधि के अधिनियमन के साथ ही एक नई अखिल भारतीय सेवा को प्रतिपादित किया जा सकता है। तो पहले तो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए संसद को शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यों को ये शक्तियां प्राप्त नहीं है। और इसके बाद जितने भी अखिल भारतीय सेवा में जितने कार्यरत अधिकारी हैं, यह सब जो नौकरियों पर रखे जाते हैं, तो ये केंद्र द्वारा भर्ती की जाती है, केंद्र के द्वारा ही इनको प्रशिक्षित किया जाता है और केंद्र के द्वारा ही इनको तैनाती मिलती है। मतलब हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग है और फिर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के द्वारा आपको इसमें भर्ती की जा रहा है। फिर प्रशिक्षण भी केंद्र के हाथ में है, वो चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री जो अकादमी है मसूरी के अंदर, वहां पर आपको ट्रेनिंग मिले, या फिर सरदार पटेल अकेडमी है वो भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए हैदराबाद के अंदर, चाहे वहां पर आपको ट्रेनिंग मिले। परंतु यह सब जो प्रशिक्षण का संचालन है यह भी केंद्र ही कर रहा है। और इसके बाद में कौन से अधिकारी को किस राज्य में भेजा जाएगा यह भी केंद्र ही तय करता है। अब इसके ऊपर राज्यों को बड़ा एतराज है कि देखिए, हमारे यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में जो सबसे ऊंचे पदों पर विराजमान हमारे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, वो चाहे IAS हों, IPS हों, या फिर जंगलात महकमे वाले हों, वन विभाग वाले हों, तो यह सब तो केंद्र द्वारा प्रशिक्षित हैं, केंद्र ही भर्ती कर रहा है और केंद्र ही हमें जो अधिकारी दे देता है, हमें उनसे ही काम चलाना पड़ता है। और यदि हम अपनी ज़रूरतों के लिए इनको प्रशिक्षित करना चाहें तो केंद्र की सहमति के बिना ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर नई अखिल भारतीय सेवाएं, यह भी जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध हैं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 261 पर, जिसको पूर्ण विश्वास के लिए भी बनाया गया एक अनुच्छेद माना जाता है। इसमें उद्घोषणा यह की गई है और यह केंद्र और राज्यों का संबंध नहीं बल्कि राज्यों के पारस्परिक संबंध को भी दर्शाता है। एक राज्य द्वारा जो भी कोई कागज या किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्रों को जारी किया जाता है, वो सभी राज्यों में और केंद्र के लिए पूर्ण विश्वास का पात्र होंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने 10वीं किसी भी राज्य के जो परीक्षा परिषद है या शिक्षा परिषद है उससे उत्तीर्ण की हो, सभी राज्यों में उसको मान्य माना जाएगा। आपने ड्राइविंग लाइसेंस वो किसी भी राज्य से बनाया हो, दूसरे राज्य में भी उसको मान्यता प्राप्त होगी। ऐसे ही आपके जमीन के कागज हैं, आप अपने लेखपाल से, आप अपने पटवारी से वो कागज निकलवाते हैं, तो देश की किसी भी अदालत या देश के किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में यदि उनकी जरूरत पड़ती है और आप जमा करते हैं तो उनको पूर्ण रूपेण मान्य माना जाएगा। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि आप किसी और राज्य से प्रमाणित यदि कोई कागजात लेके आए हैं तो हम उनको नहीं मानेंगे। तो यह केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध को प्रगाढ़ बनाने का भी काम करता है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 262 और 263 की तरफ। यहां पर यह भी कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य और खासकर राज्यों के आपसी संबंधों के लिए अनुच्छेद बनाया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि अंतर्राज्य नदी जल विवाद है तो इसको सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 131 में चुनौती सीधे तौर पर नहीं दी जाएगी, बल्कि क्या जाएगा, एक विवाद न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद न्यायाधिकरण, जिसको अंग्रेजी में ट्रिब्यूनल कह देते हैं। लेकिन अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे के लिए जो न्यायाधिकरण बनाया जा रहा है, इसको बनाने की जिम्मेवारी केंद्र के पास है। मैं कहना चाहता हूं, यदि दो राज्य आपस में लड़े नदी जल विवाद को लेकर, तो यह नहीं है कि आपस में एक न्यायाधिकरण बना ले। देखिए, आपसी बातचीत से मुद्दे सुलझा सकते हैं, वो तो अलग बात हुई, लेकिन अगर इनको न्यायाधिकरण बनाना है तो इनको केंद्र से अनुरोध करना होगा और फिर केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए न्यायाधिकरण प्रदान करेगी किन्हीं दो या दो से ज्यादा राज्यों को नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए। और इससे अलग 263 अनुच्छेद में राष्ट्रपति जी को ये शक्तियां प्रदत्त की गई हैं कि अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। कभी भी किसी भी विषय पर यह लगता है कि राज्यों में समन्वय नहीं है, विवाद होने की स्थिति उत्पन्न होती है, या केंद्र और राज्यों में समन्वय नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति जी 263 अनुच्छेद की शक्तियों द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं किसी भी विषय को लेकर। वो बात अलग कि सरकारिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1990 के बाद से लगातार एक अंतर्राज्य परिषद देश में काम कर रही है। फिर भी 263 अनुच्छेद में राष्ट्रपति जी को आज भी यह शक्ति प्रदान है। मान लीजिए किसी भी विवाद को लेकर, जैसे कृषि समस्या को लेकर, कि भाई कृषि कानून, वैसे तो चारों कृषि कानून वापस हो गए हैं,
परंतु अभी भी देश में किसानों की आत्महत्या रुक नहीं पा रही है। तो इस किसानी समस्या को कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए हो सकता है कि सभी राष्ट्रों की सलाह की जरूरत है, केंद्र की सलाह की जरूरत है। तो एक अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रपति महोदय बना सकते हैं। और फिर इसके बाद कुछ और अन्य आर्टिकल, जैसे राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति हो, यह भी पूरी तरह से केंद्र के हाथ में, हम राज्यपाल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति, यह भी केंद्र के हाथ में, हमने राष्ट्रपति जी और साथ ही कोलिजियम व्यवस्था का भी अध्ययन कर लिया है। तो ये सारे वो बिंदु हैं जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। और अब यह कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगा कि प्रशासनिक संबंधों में भी वृहद हस्त्र वो केंद्र के पास है, राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं दी गई है। और अब आते हैं आखिरी खंड की तरफ, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। और जहां हम अपने राज्यों की सबसे कमजोर हालत पाते हैं केंद्र और राज्यों के संबंध में, वह है वित्तीय संबंधों के क्षेत्र में। देखिए, जब भी चुनाव आता है किसी राज्य के अंदर, और अगर उस राज्य में कोई विपक्षी दल वो राज कर रहा है, मतलब जो केंद्र में राजनीतिक दल है वो नहीं है, उसका कोई विपक्षी दल राज्य में सरकार चला रहा है, तो अक्सर यही बहाने बनाता है कि भाई राज्य में विकास क्यों नहीं हुआ है। तो बहाने बनाएंगे कि केंद्र ने हमें समुचित मदद नहीं पहुंचाई है। केंद्र की मदद पर आप निर्भर ही क्यों करते हैं? उसकी एक मुख्य वजह कि जो राज्य की आय के वित्तीय स्रोत हैं ये बहुत सीमित हैं, और जो राज्य के खर्चे हैं वो आज के दौर में बहुत ज्यादा हैं। आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इसकी वजह से जो हमारे राज्य हैं ये आर्थिक तौर पर सुदृढ़ नहीं हो पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है कि वित्तीय संबंधों में कमजोर स्थिति है राज्यों की। हालांकि हम आगे देखेंगे कि अनेक प्रयास द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति को भी सुदृढ़ करने की कोशिशें की जा रही हैं। पर सबसे पहले समझते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है। इसको जानने के लिए हम कुछ तथ्यों पर यदि अपना ध्यान केंद्रित करें, तो अगर हम सूचियों की बात करें और कितने ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र या राज्य कर लगा सकता है। जब हम राज्यों की आमदनी की बात कर रहे हैं, वित्तीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो पहले करों की बात करते हैं। तो ऐसा देखने में आया है कि जो हमारे पास केंद्रीय सूची है, अभी हमने अनुसूची 7 देखी थी, उसमें पहली सूची केंद्रीय सूची है। तो संघ सूची, केंद्रीय सूची के अंदर 13 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र अपना कर लगा सकता है। हाँ, यह वस्तु एवं कर सेवा, जीएसटी के आने से पहले की व्यवस्था थी। जीएसटी आने से पहले ऐसे 15 विषय थे। साथ ही राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में इस वक्त 18 ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर राज्य कर लगा सकता है। वस्तु एवं कर सेवा के आने से पहले, वस्तु एवं सेवा कर के आने से पहले ऐसे 20 विषय हुआ करते थे। अब यदि हम नंबर पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो केंद्र सूची में 13 विषय हैं सिर्फ, और राज्य सूची में 18 विषय हैं। तो ऐसा प्रदीप्त होता है कि राज्यों के पास ज्यादा विषय होने की वजह से राज्य ज्यादा कर भी एकत्रित कर रहा होगा। परंतु जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, इन बिंदुओं को पढ़ते हैं, तो पाते हैं जिन बिंदुओं से, जिन विषयों से अधिकाधिक कर प्राप्त हो सकता है वो सारे कर केंद्रीय सूची में हैं। और ऐसे विषय, ऐसे बिंदु जिनसे जो कर एकत्रित होता है वो कम मात्रा में एकत्रित होता है, तो ऐसे विषयों को रखा गया है राज्य सूची के अंदर, जिसकी वजह से जो कर राज्य एकत्रित कर पा रहे हैं वो काफी कम है। केंद्र ज्यादा कर एकत्र कर पाता है। फिर समवर्ती सूची में ऐसी कोई विशिष्ट जो है विषय वो रखा ही नहीं गया। अब ये भी याद रखेंगे, हालांकि हम आगे इसको और ध्यान से पढ़ लेंगे जब हम वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के बारे में बात कर रहे होंगे। परंतु 101वें संवैधानिक संशोधन 2016 के बाद जो वस्तु एवं सेवा कर के लिए किया गया था, जीएसटी के लिए किया गया था, उसमें 246A अनुच्छेद जोड़ा गया है जो अब समवर्ती शक्ति है उसके ऊपर। मतलब अगर एक राज्य के अंदर व्यापार चल रहा है, राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही विधि को अधिनियमित कर सकते हैं। हालांकि आगे हम देख लेंगे इसको। फिर आते हैं केंद्र के पास अवशिष्ट कर शक्तियां हैं। मतलब ये तो हमने सूचियों की बात कर ली, और अब तो हम ये जानते ही हैं कि यदि कोई विषय वस्तु किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं की गई है तो केंद्र के पास ये अधिकार है कि उसके लिए विधि को अधिनियमित कर सकती है। आगे चलते हैं और समझते हैं अनुच्छेद 280 संघ वित्तीय आयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका सीधा सीधा असर पड़ता है राज्यों की आमदनी के ऊपर। देखते हैं क्या इसका संयोजन है और क्या इसके कार्य एवं शक्तियां हैं। तो याद रखें, संघ वित्तीय आयोग
200 अनुच्छेद में एक संवैधानिक संस्था है, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अब इन सदस्यों और अध्यक्षों की योग्यता यह संसद द्वारा बताई जाती है। जो संसद मापदंड रख देगी उसी के आधार पर इनकी योग्यता तय की जाती है। तो संसद के कानून द्वारा क्या योग्यता दी गई है? अध्यक्ष वह होगा जो सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखता होगा, और इसी के साथ सदस्यों, 4 सदस्यों में से एक जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्षमता रखता है या फिर योग्यता रखता है, साथ ही वित्त मामलों का कोई जानकार हो या फिर प्रशासनिक अर्थव्यवस्था का कोई जानकार हो या प्रशासन के मामलों से जुड़ा हो। तो एक वित्तीय व्यवस्था का जानकार, एक अर्थव्यवस्था का जानकार, एक विधि कानून का जानकार और साथ में प्रशासनिक मामलों के एक जानकार को यहां पर जगह दी जाती है। और याद रखें कि इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार सदस्य रहने के बाद इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा, पुनर्नियुक्ति भी संभव है। अब आते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं। याद रखें इस वक्त देश में 15वें संघीय वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। 2020 से 25 का उसका कार्यकाल है। अब इसमें कार्य और शक्तियां क्या होती हैं और ये क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्यों की आमदनी के ऊपर। तो ये जो सिफारिशें देने का काम करता है, जो परामर्श केंद्रीय सरकार को देता है, वह ये कि एक तो केंद्र और राज्य के बीच में करों की आय का वितरण, मतलब आगे हम देखेंगे कुछ कर ऐसे हैं जिनको केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, एकत्र किया जाएगा, परंतु केंद्र और राज्यों के बीच में साझा किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। अब वो बंटवारा कितने प्रतिशत पर होगा, उसके मापदंड क्या होंगे, इस सब को परामर्श के रूप में बताने का कार्य करता है केंद्रीय वित्तीय आयोग। तो इसी वजह से जो बंटवारे के दौरान पैसा मिलेगा राज्यों को वो कितना होगा, यह निर्भर करता है केंद्रीय वित्तीय आयोग की सिफारिशों के ऊपर। तभी हमने कहा कि राज्य की आमदनी पर सीधे प्रभाव रखते हैं इनके परामर्श। फिर आते हैं राज्यों को सहायता अनुदान जो दिए जाएंगे, इसके लिए सलाह देने का काम करता है। मतलब सहायता अनुदान जो केंद्र राज्यों को प्रदान करता है, उसकी जरूरतों को देखते हुए तो किस राज्य को कितना सहायता अनुदान देना है, उसके मापदंड क्या हो, वो भी परामर्श करने का काम केंद्रीय वित्तीय आयोग करता है। और इसके आगे राज्यों की समेकित निधि को बढ़ाने के लिए, ताकि राज्य आगे पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति कर सके, ऐसे भी परामर्श देने का कार्य केंद्रीय वित्तीय आयोग करेगा। और साथ ही में इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि 3 बड़े काम केंद्रीय वित्तीय आयोग क्या कर रहा है। एक तो राज्यों और केंद्रों के बीच में संसाधनों का बंटवारा है, जो करों की आय प्राप्त हुई है उसके बंटवारे की बात कर रहा है। दूसरा, सहायता अनुदान किस राज्य को किस आधार पर कितना दिया जाए, इसके परामर्श का काम कर रहा है। और तीसरा, राज्यों की जो समेकित निधि है, राज्यों का जो पैसा है, उसको कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए जिससे वो आगे पंचायतों और नगर पालिकाओं को सुदृढ़ कर सकें आमदनी के जरिए या फिर वित्तीय सहायता के जरिए, इसके लिए भी परामर्श दे रहा है। तो इसका मतलब राज्यों को जो आमदनी प्राप्त हो रही है उस पर सीधे सीधे असर केंद्रीय वित्तीय आयोग के हो रहे हैं। अब यहां पर यह याद रखेंगे कि मैंने बार बार परामर्श शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब कि इनके जो भी रिपोर्ट हैं वो अनुशंसात्मक हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। मतलब जो भी अनुशंसा ये कर रहे हैं वो चाहे सहायता अनुदान के लिए हो, चाहे करों के वितरण पर हो, आखिरी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। तो चाहे इनके परामर्श को मान लें, चाहे पूरी तरह से ना माने, चाहे पार्श्व तरीके से मान लिया जाए, पार्श्व तरीके से अनदेखा कर दिया जाए, ये केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इस वक्त जो 15वां संघ वित्तीय आयोग है, इसकी सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों की आय का वितरण है, इसके मापदंड क्या हैं। सबसे पहला और सबसे अहम जो आपको याद रखना है, जो प्रारंभिकी में अभी भी सीधे तौर पे पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण कितने प्रतिशत के आधार पर है। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण जब मैं कह रहा हूं तो केंद्र से राज्यों की तरफ कितना पैसा आएगा, उसके ऊपर कौन सी प्रतिशतता लागू की गई है। तो याद रखिए 41% पैसा, मतलब ऐसे कर जिनकी निधि को राज्यों और केंद्र के बीच में बांटा जाएगा। तो मान लीजिए कोई एक ऐसी निधि बना ली, उसमें मान लीजिए 100 करोड़ रुपया, मतलब होता तो लाखों करोड़ है, पर मान लीजिए 100 करोड़ है, तो इसमें से 41% राज्यों की तरफ भेज दिया जाएगा और बाकी बचा पैसा केंद्र अपने पास रख लेगा। तो पहले तो ये देखें केंद्र को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, भाई केंद्र की चुनौतियां बड़ी हैं। आप देखें देश की सुरक्षा का भार उनके ऊपर है और सारे राज्यों का ध्यान रखना है, तो केंद्र का ज्यादा पैसा है, वो सही भी है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं
कि केंद्र से राज्यों की तरफ 41% पैसे को भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर केंद्र के साथ साथ केंद्र एक है, लेकिन राज्य तो कई सारे हैं, 28 राज्य हैं। तो फिर 41% पैसा जो आएगा ये राज्यों में कैसे बटेगा? तो इसके लिए होता है क्षैतिज हस्तांतरण, और क्षैतिज हस्तांतरण के मापदंड है, क्योंकि सभी राज्यों को बराबर पैसा तो नहीं बांट दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो भी अलग हैं, और साथ ही में जनसंख्या अलग अलग है। तो हमारे यहाँ पर आपको पंजाब जैसे राज्य मिलेंगे जिनकी अमूमन आबादी 3 करोड़ है, वहीं पर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसकी आबादी 23 करोड़ है। 20 करोड़ का फर्क है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग राज्यों की जरूरत के मुताबिक ये पैसा राज्यों में बांटा जाएगा। उसके मापदंड तय करने का काम करता है केंद्रीय वित्तीय आयोग या संघ वित्तीय आयोग। अब जो इस वक्त का फार्मूला चल रहा है वो क्या है? तो देखें, इसमें हम मापदंड में अलग अलग बिंदुओं के आधार पर यह तय करते हैं। जैसे आय की दूरी का सिद्धांत, जिसका 45% हम वजन रखते हैं, मतलब इन सब आधारों पर एक रकम तय की जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो भार है वो है आय की दूरी का। आय की दूरी का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, अलग अलग राज्यों की आय की आप एक सूची बना लें, मतलब सबसे ज्यादा आय वाला राज्य, फिर उसके बाद वाली आय वाला राज्य, फिर तीसरा, ऐसे करते करते आय के मापदंड पर आप 28 राज्यों की सूची बना लेंगे। इसमें कोई पहले स्थान पे है, कोई 5वें पे, कोई 10वें पे है। अब जो 10वें स्थान पर राज्य है वो पहले राज्य से कितनी दूरी पर है, इसको 45% का वजन दिया जाएगा। फिर आते हैं हम जनसंख्या, जो 2011 वाली जनसंख्या का हम मापदंड ले रहे हैं, इसका 15% हमने वजन रखा है, और साथ ही क्षेत्रफल का भी 15% है। मतलब जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा और क्षेत्रफल ज्यादा है उनको इस 15% में से ज्यादा वजन मिल जाएगा। फिर आते हैं हम जनसांख्यिकी के आधार पर, इसको 12.5% वजन दिया गया है। और फिर आते हैं वन और पारिस्थितिक पर, मतलब आपके यहाँ कितना वन्य भूभाग है राज्य के अंदर, तो फिर उसके लिए 10% का वजन है। और साथ ही फिर आते हैं कर प्रयास, कौन सा राज्य ज्यादा कर एकत्रित करने के लिए कितने प्रयास कर रहा है, कितना प्रयासरत है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। जो ज्यादा प्रयासरत है उसको ज्यादा पैसा दिया जाएगा, तो इसको 2.5% का वजन दिया जाता है। तो इन सारे बिंदुओं पर फिर और प्रतिशतता के आधार पर, वजन के आधार पर एक मापदंड तय किया जाएगा, और फिर एक रकम तय की जाएगी जो भिन्न भिन्न राज्यों को भिन्न भिन्न होगी। तो ये है हमारा केंद्र या फिर संघ का वित्तीय आयोग और उसकी सिफारिशें। और अभी कितना है? 41% जो केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाता है वो 41% राज्यों का हिस्सा है। अब आते हैं थोड़ा सा हम 14वें केंद्रीय वित्तीय आयोग के ऊपर। अभी भी देखिए कई बार तुलनात्मक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और खासकर क्योंकि 42 से घटा के 41% हुआ है राज्यों की आमदनी, या राज्यों का हिस्सा 42 से 41 हुआ है, उसकी वजह से 14वां भी जो वित्तीय आयोग है यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये वाई.वी. रेड्डी साहब की अध्यक्षता में था, और सबसे अहम जानना यह है कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण जो है, जो केंद्र से राज्यों की तरफ पैसा जा रहा है, इसको इन्होंने कहा था 42% कर दीजिए। इसका कार्यकाल क्या था 14वें वित्तीय आयोग का? 2015 से 20 तक का। और यह सीधा 32% से बढ़ाकर 42% करने की सलाह दी गई थी। मतलब 2015 से पहले ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण में राज्यों का हिस्सा सिर्फ 32% था। वाई.वी. रेड्डी साहब ने कहा कि इसको बढ़ा के 42% कर दीजिए। 10% की छलांग, और जब हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो तो 10% बहुत बड़ी छलांग है। मतलब एक तो पहले ये याद रखें कि बड़ा ही रोचक यह जानना है कि केंद्र सरकार ने इनकी अनुशंसा मान भी ली, इसको लागू भी कर दिया, तो एकदम से राज्यों को बहुत ज्यादा पैसा मिलने लगा, राज्यों की आमदनी बहुत बढ़ गई पहले के मुकाबले। ठीक है जी। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि फिर ये क्या हुआ है कि अभी हम 42% पर गए थे और फिर अब हम 41% पर आ गए। तो भाई 41% के हिसाब से तो राज्यों की आमदनी घट गई होगी, जो राज्यों को कर का वितरण के द्वारा राशि प्राप्त होती है वो तो कम हो गई होगी। तो राज्यों में तो कौतूहल होना बहुत ही आवश्यक है, परंतु कौतूहल ना हो इसी के लिए 15वें वित्त आयोग ने यह भी कहा कि पहले ये तो जान लो कि ये कमी 1% की क्यों गई है।
कमी इसलिए की गई है क्योंकि भारत का एक राज्य अब राज्य ना होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। अब ये पहले राज्य हुआ करता था 2019 से पहले। अब क्योंकि अब ये राज्य नहीं रहा तो 29 राज्यों की जगह बचे हैं सिर्फ 8 राज्य। तो ये जो 42% पैसा आ रहा था ये 29 में ना बट के 28 में बटेगा। तो एक तो राज्य कम हुए, तो जो राज्यों का पैसा था वो कम होना चाहिए, और दूसरी तरफ केंद्र की जिम्मेवारी बढ़ गई। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अब केंद्र को 2 और केंद्र शासित प्रदेशों का भी ध्यान रखना, वहां पर भी पैसा भेजना है। तो क्योंकि केंद्र की जिम्मेवारियां बढ़ गई तो 1% का फायदा दिया गया है केंद्र को। मतलब ये जो 1% की कटौती है ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के अंदर, यह है जम्मू एंड कश्मीर के राज्य ना होने की वजह से है। और इसका सीधा असर ये कि जो बाकी राज्यों को पैसा मिलेगा ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण द्वारा, वो 42% के हिसाब से मिल रहा होगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि 1% पैसा पहले भी कहां जम्मू और कश्मीर की तरफ जा रहा था। तो कमी कुछ नहीं आएगी, बस आप अंक याद रखें 42 से घटा के अब 41% कर दिया गया। लेकिन मुख्य लिखित परीक्षा में पूछें कि इसका असर क्या होगा, तो असर कुछ नहीं होने वाला है, पैसा राज्यों को उतना ही मिलेगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि सबसे कमजोर हालत जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है वित्तीय संबंधों के अंदर, जहां पर राज्यों की आमदनी इतनी नहीं है कि वो खुद से अपने खर्चे चला सके। हालांकि आगे हम और भी बहुत सारे बिंदु देखेंगे, परंतु एक अहम पड़ाव ये, केंद्र सरकार ने 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को मानते हुए, 14वें केंद्रीय वित्तीय आयोग की रिपोर्ट को मानते हुए राज्यों का हिस्सा 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया, जिससे राज्यों की आमदनी बढ़ चुकी है। अब राज्यों के पास मौका है साल 2015 से लेकर अब तक कि इस बढ़ी हुई आमदनी को प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा ऐसे कामों पर लगाया जाए, एक तो राज्यों की आमदनी बढ़े और दूसरा जो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने उसमें सुधार हो सके। तो एक जो शंका है वो ये भी, कहीं ऐसा ना हो कि राज्य के अंदर सरकार और राज्य के अंदर नेता इस बढ़े हुए पैसे को अपनी जेबों में भरने के लिए इस्तेमाल करें, कि अब जो भ्रष्टाचार है उसकी दर को और बढ़ा दीजिए। पहले 2% खाते थे, अब 10% खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्यों में ज्यादा सुधार आने चाहिए। अच्छा, केंद्र इतना भी भूला नहीं है कि इस बढ़ी हुई आमदनी के साथ साथ और पैसा जो अन्य योजनाओं के द्वारा राज्यों को दिया जा रहा था वो भी लगातार देता रहे। एक हाथ से अगर जेब में पैसा डाला है केंद्र ने तो दूसरे हाथ से निकालना भी शुरू कर दिया है। तो जितनी भी केंद्र समर्थित स्कीम्स राज्यों के अंदर चल रही थी, अब उसमें पैसे की कटौती शुरू हो चुकी है। भाई केंद्र कहता है राज्य, तुम्हारा एक आरोप हमारे ऊपर यह था कि हम अपनी कोई स्कीम आपको मजबूर करते हैं कि लागू कीजिए। तो ठीक है, अब आपकी हम आमदनी बढ़ा रहे हैं, आप अपने यहाँ पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था वो खुद चलाइए, स्कीम खुद चलाइए। पर अब आप अपनी स्कीम खुद चलाएंगे इस बढ़े हुए पैसे से, तो हम अपने जो केंद्र के द्वारा अलग अलग स्कीमों के द्वारा पैसा दे रहे थे अब वो कम करते हैं। परंतु जो अंतिम निष्कर्ष है वो यही है कि अब वित्तीय तौर पर भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए राज्यों के पास एक बहुत ही बढ़िया समय है। इस बढ़े हुए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं वित्तीय तौर पर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं राजस्व का संवैधानिक वितरण। देखिए, इसको कई बार पुराने प्रश्न के तौर पर खारिज भी किया जाता है कि अब पढ़ने की जरूरत क्या है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। पर खारिज करके आगे बढ़ने से अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं, चाहे आप इसको रटने का कार्य ना करें। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो राजस्व के वितरण की बात करते हैं। मतलब सीधी बात के कुछ ऐसे कर जो केंद्र द्वारा आरोपित किए जाएंगे और फिर एकत्रित राज्य करेंगे और फिर उसको विनियोजित कौन करेगा। मतलब 3 शब्द हैं कि सबसे पहले कर को लगाने का काम कौन कर रहा है, आरोपित कौन कर रहा है, फिर एकत्रित कौन कर रहा है और उसको विनियोजित इस्तेमाल कौन कर रहा है। तो इसके अलग अलग अनुच्छेदों में प्रकरण बताए गए हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 268 के तहत यह कहा गया है कि कुछ ऐसे शुल्क होंगे, कुछ ऐसे कर होंगे जो संघ द्वारा, केंद्र द्वारा लगाए जाएंगे, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाएंगे और विनियोजित भी राज्यों द्वारा कर लेंगे। मतलब ये वो कर हैं, उनकी दरें कितनी होंगी ये तो केंद्र बता रहा है, परंतु उन करों को एकत्रित करने का काम और फिर विनियोजित इस्तेमाल करने का काम ये राज्य कर लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर है राज्यों में लगने वाले स्टाम्प शुल्क। आप कभी अपने जमीन की रजिस्ट्री कराने जाएं, प्लाट की रजिस्ट्री कराने जाएं, तो आपको स्टाम्प शुल्क देना होगा। वो आपकी जो भी संपत्ति है और उसका जो भी मूल्य उसके हिसाब से तय होता है। तो याद रखें,
किस संपत्ति, कितने मूल्य की संपत्ति के लिए कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा, ये केंद्र तय करता है, परंतु जिस राज्य में आप उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं वही राज्य इसको एकत्रित करेगा और वही विनियोजित भी कर लेगा। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 268A पर। यह बहुत अहम है, याद रखना, और इसको भी अहम इसलिए है क्योंकि अभी ये खत्म हो चुका है। देखिए, ये होता था सेवा कर, परंतु संवैधानिक संशोधन 101/2016 द्वारा जो सेवा कर है इसको वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर दिया गया है। तो यह अनुच्छेद अब संविधान से हटा दिया गया है, इसलिए हमें याद रखना है। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 269 पर, जहां पर यह कहा गया है कि संघ द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर लेकिन राज्यों को सौंपे गए। मतलब ये कर आरोपित भी केंद्र करेगा, एकत्रित भी केंद्र करेगा, लेकिन जिस राज्य से जितना एकत्र हो रहा है उस राज्य को ही वापस कर देगा। बंटवारा नहीं है, जिस राज्य से जितना कर एकत्र हुआ उस राज्य को ही दे दिया जाएगा। तो यहां पर आता है जैसे रेलवे माल और यात्रियों पर टर्मिनल टैक्स, तो टर्मिनल टैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो वापस कर देंगे राज्यों को। फिर आते हैं हम अनुच्छेद 269A। ये वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ा हुआ एक नया प्रावधान है और इसको भी 101 संवैधानिक संशोधन 2016 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसके द्वारा कहा गया है जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है, IGST जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाएगा, परंतु जिस राज्य का जितना हिस्सा है उसको वापस कर दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है, परंतु जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद है जिसको GST काउंसिल बोलते हैं, उसकी सिफारिश के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में साझा कर लिया जाएगा। फिर आते हैं अनुच्छेद 270। और देखिए, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि केंद्रीय वित्तीय आयोग, उसकी सिफारिशें और फिर उसमें ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, क्षैतिज हस्तांतरण, कुछ करों का वितरण किया जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच में बांटा जाता है उनको, और जो केंद्रीय वित्तीय आयोग है उसकी सिफारिशें होती है कि पैसा कितना बटेगा। अब अगर उस निधि की आप बात करें कि कौन सी निधि की आप बात कर रहे हैं, कौन से कर हैं, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 270 के अंदर। 270 में यह कहा गया है कि संघ द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए गए, लेकिन संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाते हैं। तो जो अभी आपने केंद्रीय वित्तीय आयोग की सिफारिशें और 41% पैसा देखा है कि राज्यों को भेजा जाएगा, बाकी केंद्र रख लेगा, वो अनुच्छेद 270 से ही प्राप्त होता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 271, संघ के प्रयोजनार्थ कतिपय शुल्कों और करों पर अधिभार। हम अधिभार की बात कर रहे हैं, यहां पर सीधे कर की नहीं, करों के ऊपर लगने वाले अधिभार, अंग्रेजी में सेस कह देते हैं, कर के ऊपर भी कर की एक व्यवस्था, तो वो अनुच्छेद 271 में वर्णित है। अभी तक कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा है कि राज्य कर लगा रहा हो, राज्य एकत्रित कर रहा हो, राज्य ही उसको विनियोजित कर रहा हो। तो अब अंत में, बिल्कुल अंत में बारी आती है ऐसे कर जो राज्य द्वारा लगाए जाएंगे, राज्य द्वारा एकत्रित किए जाएंगे और राज्य द्वारा ही विनियोजित कर लिए जाएंगे, परंतु इसका कोई स्पष्ट अनुच्छेद भी नहीं दिया गया है। इसी से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कर के मामलों में राज्य के बहुत ही सीमित संसाधन हैं। अब ये उदाहरण हमें कहां से मिलते हैं, तो ये हमें राज्य सूची के अंदर दिए गए विषय वस्तु से मिलते हैं। जैसे राज्य सूची के अंदर प्रविष्टि 45 है और ये बात करती है भूमि राजस्व की, या फिर सूची 2 राज्य सूची के अंदर ही प्रविष्टि 46 है और ये बात करती है कृषि आय पर कर की। जैसे देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर राज्य कतराते हैं करों को लगाने से। जैसे 46वीं प्रविष्टि की हम बात कर रहे हैं, राज्य को ये शक्तियां हैं कि वो कानून को अधिनियमित करते हुए जो कृषि आय है उसके ऊपर करों को आरोपित कर सकते हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि कृषक एक बड़ा मतदाता है हर राज्य के अंदर, और कृषकों की आर्थिक हालत भी कमोबेश ठीक नहीं है इस देश के अंदर। कृषक देश होते हुए भी कृषकों की हालत ठीक नहीं है, तो राज्य कई बार घबराते हैं कि मतदाता नाराज हो जाएगा और फिर हमें मतदान नहीं करेगा। बहुत सारी जो राजनीतिक दल हैं उस बात से घबराते हैं, तो ज्यादातर राज्यों में कृषि से होने वाली आय के ऊपर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया गया है। परंतु यदि ऐसा हो कि कृषि की आय पर भी हम कर लगाएं, जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है, तो यह केंद्र के पास नहीं है बल्कि राज्यों के पास शक्तियां हैं। और ऐसे ही सबसे बड़ी आय का एक जरिया भी है भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू। इसको भी
आरोपित करना, एकत्रित करना और फिर विनियोजित करना, ये राज्य की ही शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इस सारी व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि करों के माध्यम से यदि बात करें तो राज्यों के सीमित संसाधन हैं, जबकि उनकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं। आगे आते हैं और वित्तीय स्थिति को समझने के लिए वस्तु एवं सेवा कर के आने के बाद जो कुछ बड़े बदलाव हुए हैं संविधान में, उनको जानने की कोशिश करते हैं। 101 संवैधानिक संशोधन 2016 द्वारा अनुच्छेद 246 का भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब इसके तहत दो तरह की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। एक है अंतर राज्य व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला व्यापार, और साथ ही राज्य के ही भीतर होने वाला व्यापार। मतलब कि मान लीजिए पंजाब के जालंधर से उत्तर प्रदेश के बनारस, या फिर बनारस से चेन्नई तमिलनाडु तक यदि कोई व्यापार चल रहा है तो यह अंतर्राज्य व्यापार हो गया। अब इसके विपरीत यदि एक ही राज्य के अंतर्गत कोई व्यापार है, उत्तर प्रदेश में बनारस से लेके मेरठ तक यदि कोई व्यापार चल रहा है, तो जब हम बात कर रहे हैं अंतर्राज्य व्यापारों की, जालंधर से चेन्नई तक का व्यापार यदि हो रहा है, तो इस पर वस्तु एवं सेवा कर के निर्धारण के लिए विधि को अधिनियमित करना यह केंद्र की शक्ति है। और साथ ही जब हम एक राज्य के अंतर्गत व्यापार देख रहे हैं, हमने बनारस से लेकर मेरठ तक का व्यापार उत्तर प्रदेश में देखा भी उदाहरण के तौर पर, तो उस पर वस्तु एवं सेवा कर के लिए विधि के अधिनियमन का अधिकार यह समवर्ती विषय है। इस पर राज्य और केंद्र दोनों विधि का अधिनियमन कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं अनुच्छेद 269 का, और इसमें यह कहा गया है कि जो भी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है, यह वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पे भारत सरकार द्वारा आरोपित किया जाएगा, परंतु जिस भी राज्य का जितना हिस्सा है उसको सौंप दिया जाएगा। फिर हम आगे आते हैं तो फिर इसी संवैधानिक संशोधन के बाद सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से खासकर महत्वपूर्ण है, वो है एक नई संवैधानिक संस्था, जिसमें हमने 279 का के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसको अंग्रेजी में जीएसटी काउंसिल कहते हैं, इसको स्थापित किया है एक संवैधानिक संस्था के तौर पर। अब याद रखें, एक तो इससे जुड़ा हुआ संवैधानिक संशोधन 101 संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा यह संशोधन किया गया, और इसी में आती है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अब इसका संयोजन किस प्रकार से है, तो याद रखें कि केंद्र और राज्य दोनों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। जैसे अध्यक्ष कौन होंगे, तो पदेन अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। इस वक्त निर्मला सीतारमन मैडम है, तो केंद्र वित्तीय आयोग, केंद्रीय वित्तीय मंत्री जो भी होंगे वो अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होंगे। इसी के साथ जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वित्तीय विभाग के अंदर, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, उसमें जो एक राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, उनको एक सदस्य बनाया जाएगा। और साथ ही हर राज्य से या तो वित्त मंत्री राज्य का या फिर कोई और मंत्री जो मुख्यमंत्री नामित करेंगे, वो सदस्य के तौर पर काम करेंगे। पूरी तरह से आप देखें तो ये केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों की एक संस्था के तौर पर स्थापित हो रहा है। और साथ ही एक विशेष अतिथि को आमंत्रित भी किया जाएगा। तो उसमें कौन है, जो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, इसके अध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर भी बुलाया जाएगा। परंतु क्योंकि आमंत्रित सदस्य हैं तो इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा। मतदान का अधिकार सिर्फ केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं इनको, और जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं सिर्फ इनको होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और समझ लेते हैं। कोरम मतलब कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, जिसके बाद इस परिषद की मीटिंग और इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखेंगे, आधे सदस्य, जब तक कम से कम आधे सदस्य यहाँ नहीं पहुंचते तब तक इसकी कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ निर्णय लेने के लिए कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सदस्य हैं ना, तो मतदान के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो यहां पर याद रखें कि निर्णय लेने के लिए 3/4 बहुमत आवश्यक है। दोनों सब मिलकर, केंद्र और जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, ये जो पूरा का पूरा परिषद है, इसका 3/4 बहुमत होना चाहिए किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए। और यहां पर याद रखें कि मतदान का हिस्सा भारांक दिया गया है। केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं इनको 1/3 भारांक है, और जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, सारे राज्यों के प्रतिनिधि, इनको 2/3 भारांक दिया गया है। और कितना भारांक आपको चाहिए निर्णय को पारित करने के लिए, वो 3/4 भारांक या 3/4% बहुमत होना चाहिए किसी निर्णय के समर्थन में, तब उस निर्णय को पारित किया जाएगा। अब हम आते हैं कार्य एवं शक्तियां। प्रारंभिकी में
कई बार कथन के तौर पर पूछी जा सकती है कि जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद है इसकी कार्य और शक्तियां क्या क्या हैं। तो याद रखेंगे, एक तो भाई वस्तु और जो सेवा कर है इसी के संबंध में होंगे और सिफारिशें सरकार को देने का काम करेंगे, सरकार अंतिम निर्णय लेगी। तो इस पर देखते हैं कि एक तो कर, उपकर और अधिभार, जो भी कर, उपकर, कोई अधिभार है जिसको वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर लिया गया है। जैसे अभी हमने पीछे एक देखा था जिसको हम कहते थे सेवा कर, सर्विस टैक्स, उसको खत्म कर दिया गया है और उसको अब वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर लिया। तो ऐसे और कौन से कर हैं, उपकर हैं, अधिभार हैं जिनको अब वस्तु एवं सेवा कर में समाहित कर लेना चाहिए, उसकी सिफारिशों का काम करेंगे। साथ ही जो भी वस्तुएं या सेवाएं शामिल की गई हैं वस्तु एवं सेवा कर के अंदर, उनको परामर्श करने का काम करते हैं, सरकार को बताने का कि इनको आप शामिल कर लीजिए या इनको बाहर कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर जैसे देश में एक बड़े हिस्से की मांग है, लोगों की एक मांग है कि जो हमारा पेट्रोलियम है, तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको भी वस्तु एवं सेवा कर की परिधि में ले आइए। अभी तक वस्तु एवं सेवा कर पेट्रोलियम पर लागू नहीं है, तो कई लोग कहते हैं कि भाई इसको भी ले आइए ताकि कुछ सस्ता तो हो। 100 रुपए लीटर पेट्रोल आप बेच रहे हैं, अब हम उम्मीद करते हैं वस्तु एवं सेवा कर क्यों आया था, चीजों के दाम सस्ते होंगे, तो अगर पेट्रोल डीजल इसमें आता है तो उम्मीद है कि सस्ता हो जाएगा। तो काफी लोग मांग करते हैं कि भाई आप ले आइए। लखनऊ में जो पिछली से पिछली मीटिंग थी इस परिषद की, उसमें इसके ऊपर बहस भी की गई थी पर निर्णय नहीं लिया गया। परंतु मान लीजिए कल को हम पेट्रोल और डीजल को यदि वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाना चाहें तो पहले परिषद की सिफारिशें जरूरी होंगी। साथ ही जो भी अंतर्राज्यीय व्यापार चल रहा है और वाणिज्य है जिस पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने हैं, वो सिफारिशें देंगे सरकार को। साथ ही जो भी दरें हैं किसी भी वस्तु या सेवा के ऊपर, जो दरें हैं वस्तु एवं सेवा कर की 5% है, वो 12% है, ठीक है, 18% है, जो ऐसे दरें बनाई गई हैं, तो वो कौन सी दर, पहले तो कितनी दरें हो और फिर कौन सी दर में कौन सी वस्तु या सेवा आती हो, ये सिफारिश करने का काम भी इसी परिषद का है। और साथ ही आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर, मतलब आपदा आ गई है जैसे अभी कोविड आया था, इस दौरान अब लोगों को राहत देनी है करों से, तो किसी खास वस्तु या किसी खास सेवा के ऊपर यदि दरों का बदलाव करना हो, कोई विशेष दर बनानी हो, तो भी ये परिषद सुझाव देने का काम करेगी। और इसी के साथ जब ये वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया तो बहुत सारे राज्यों में एक भय का माहौल था कि अब उनकी आमदनी और कम हो जाएगी। तो कुछ राज्य जहां उम्मीद की जा रही थी कि इनकी आमदनी कम हो जाएगी, तो उनको कुछ विशेष प्रावधान के द्वारा सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। जैसे थे इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। तो एक तो उत्तर पूर्व वाले राज्य हो गए हमारे, त्रिपुरा भी है इसमें, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर ब्रिटेन नहीं है, ये उत्तराखंड की बात की जा रही है, और फिर आते हैं लद्दाख। तो यहाँ पर इन राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुछ विशेष प्रावधान लाए गए थे। उन विशेष प्रावधानों में कुछ बदलाव हो, कुछ और बेहतर करना हो, तो फिर उसके लिए भी ये जो हमारी वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, यह सुझाव देने का काम करती है। तो सुझाव देगी, पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? वो सरकार ही निर्णय लेती है इनके परामर्श के आधार पर। अब हम समझ चुके हैं अब तक कि कर के मामले में और वस्तु एवं सेवा कर की वजह से जो समसामयिकी बनी है, उस स्थिति को भी हम स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे लिए प्रारंभिकी में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं या मुख्य लिखित परीक्षा में किस तरह से, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अभी वित्तीय मामलों को हम पूरी तरह से नहीं जान पाए, तब जानेंगे। कर के अलावा भी तो कुछ आमदनी होती है राज्यों की, उनको भी समझ लेते हैं, उधार भी तो लेते हैं। इसके अलावा जो सहायता अनुदान दिए जाते हैं केंद्र द्वारा राज्यों, उसको समझना भी जरूरी है। तो समझते हैं सबसे पहले गैर राजस्व कर। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ करों के द्वारा जो राजस्व एकत्रित हो रहा है, उसके अलावा भी तो कुछ राजस्व हासिल हो सकता है राज्यों को। तो उसमें देखेंगे कि जितने भी ऐसे ज्यादा बड़े आमदनी वाले कुछ संस्थाएं हैं, उन पर केंद्र का एकाधिकार है, राज्यों का एकाधिकार नहीं है। जैसे हम बात करें डाक और टेलीग्राफ, रेलवे है, या फिर हमारे यहाँ बैंकिंग व्यवस्था है, या फिर प्रसारण है, राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के जो प्रमुख आय के स्रोत हैं, इन सब पर केंद्र का एकाधिकार है। जैसे हम बात करें प्रसारण, अब प्रसारण में जो हम स्पेक्ट्रम की बिक्री करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि 2G, 3G, 4G और अब तो 5G की बात हो रही है।
ऐसे स्पेक्ट्रमों की जो नीलामी है ये केंद्र का एकाधिकार है और इसमें हमें पता है कि एक ही नीलामी में लाखों लाख करोड़ रुपया सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, परंतु ऐसा कोई एकाधिकार राज्यों के पास नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं कि केंद्र के पास गैर राजस्व तौर पर भी बड़ी आमदनी उनको मुहैया है, लेकिन राज्यों के पास देखें तो जो प्रमुख स्रोत हैं वो है वन, सिंचाई, मत्स्य पालन या राज्य के सार्वजनिक उद्यम। अब राज्यों के सार्वजनिक उद्यम मुकाबला नहीं कर पाते हैं केंद्र के सार्वजनिक उद्यम। हम ओएनजीसी की बात कर लें, सेल की बात, गेल की बात, तो वो तो बहुत बड़े पैमाने पर उद्यम चला रहे हैं, बहुत सारा मुनाफा उससे केंद्र को हो रहा है, परंतु राज्यों के पास इस तरह का नहीं व्यवस्था है। तो राज्यों के पास एक और बड़ी परेशानी है, उद्यमता की कमी नजर आती है। हालांकि बहुत सारे राज्य अब इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं पंजाब है तो पंजाब प्रोग्रेसिव समिट इस तरह की कोई चीजें कर रहा है, वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश है तो प्रवासी भारतीय दिवस जो केंद्र मनाता है उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में ऐसे सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप निवेश करें उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में। या तेलंगाना में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि निवेश के ऊपर जोर दे रही है सरकार। दूर दराज से उद्यमियों को बुलाया जाता है, विदेशों से उद्यमियों को बुलाया जा रहा है और कह रहे हैं आप निवेश के लिए यहां पर आइए और सरकार आपको विशेष प्रावधान देगी, आपको कुछ करों से रियायत मिलेगा, आपको जमीन का अधिग्रहण आसान कर दिया जाएगा, आप उद्यम लगाइए। उससे भविष्य में राज्य सरकारों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी। परंतु अभी की स्थिति यह है कि उद्यमता की कमी, यदि हम इसको केंद्र के सापेक्ष में देखें तो फिर आपको राज्यों में उद्यमता की कमी मिलेगी, जिससे राज्यों का राजस्व कम हो जाता है। फिर आते हैं हम सहायता अनुदान के ऊपर। भाई जब राज्यों के राजस्व में कर के आधार पर और गैर करों के आधार पर कमी हमें देखने को मिलती है तो फिर राज्य कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं केंद्र से आने वाले सहायता अनुदान के ऊपर। अब इसमें संविधान के अंदर दो व्यवस्थाएं हैं, एक है अनुच्छेद 275 और दूसरा है 282। 275 में सांविधिक अनुदान की बात की गई है और 282 में विवेकाधीन अनुदान की बात की गई है। सांविधिक अनुदान को पढ़ने के बाद ये ना सोचे कि कानूनी रूप से केंद्र को कुछ पैसा देना ही देना होता है राज्यों को, ऐसा नहीं है। यहां पर भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये भी केंद्र के स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। परंतु कुछ मुख्य तथ्य याद कर लें कि एक तो जो भी राज्यों की जरूरतें हैं उन राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या फिर किसी भी राज्य के राजस्व में और उसके खर्चे में जो पारस्परिक संबंध नहीं हो पाता है, मतलब आमदनी कम रह जाती है, खर्चे ज्यादा होता है, जो ये एक रिक्त स्थान हो जाता है, इस रिक्ति को भरने के लिए कहीं ना कहीं राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र से सांविधिक अनुदान दिया जाता है राज्यों को। परंतु यह याद रखें कि भिन्न राज्यों के लिए यह भिन्न भिन्न रकम हो सकती है, होती ही है, क्योंकि राज्यों की जरूरतें भी तो अलग अलग हैं। और इससे भी मुख्य बिंदु यह याद रखना है कि जो सांविधिक अनुदान दिया जाता है यह संघ वित्तीय आयोग की सिफारिशों पर दिया जाता है। हम इससे पहले संघ वित्तीय आयोग पढ़ रहे थे, परंतु हम यह भी जानते हैं कि संघ वित्तीय आयोग की ये जो सिफारिशें हैं ये परामर्शी हैं, बाध्यकारी नहीं हैं। तो यदि सहायता अनुदान के लिए सिफारिश कर भी दे संघ वित्तीय आयोग, तब भी केंद्र की मर्जी है, केंद्र की सरकार की मर्जी है कि उतना ही पैसा देना है, उससे कम देना है या ज्यादा देना है। अब यहां पर राजनीतिक आयाम फिर से आ जाता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। भाई केंद्र सरकार उन राज्यों को पैसा ज्यादा देती है और समय पर भी देती है जहां पर केंद्र में सत्ताधीश राजनीतिक दल ही राज्य में भी सत्ताधीश हो, लेकिन जहां पर राज्यों में कोई विपरीत राजनीतिक दल सत्ता के अंदर है तो वहां पर केंद्र पैसा कम भी भेजती है और समय पर भी नहीं भेजती है। तो यहां से राजनीतिक आयाम इस स्थिति को और खराब कर देते हैं। और फिर आते हैं 282 अनुच्छेद के द्वारा विवेकाधीन अनुदान। अब जो केंद्र सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के ही अधीन हो अनुदान, तो उस पर राज्यों की तो कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। अब देखिए, इससे पहले व्यवस्था थी कि देश में योजना आयोग था। योजना आयोग की सिफारिशों पर हर राज्यों को जो पंचवर्षीय योजनाएं आती थीं, उनके जो भी उद्देश्य होते थे, लक्ष्य होते थे, उनको प्राप्त करने के लिए विवेकाधीन अनुदान दिया जाता था योजना आयोग की सिफारिशों पर। अब योजना आयोग नहीं है, अब नीति आयोग है। नीति आयोग को यह काम दिया नहीं गया है।
तो फिर अब केंद्र सरकार की खुद की विवेकाधीन शक्तियों के अधीन है कि वो किस राज्य को कितना अनुदान 282 अनुच्छेद के द्वारा देंगे। और यहां पर भी हम जानते हैं कि फिर राजनीतिक आयाम और उस दृष्टिकोण से ही अनुदान भिन्न भिन्न राज्यों को दिए जाते हैं। तो इस सब में हम देख रहे हैं कि व्यवस्था तो है और संवैधानिक व्यवस्था स्थिर है, लेकिन बदलेगी कैसे? ये राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से बदल जाएगी। कुछ राज्यों को ज्यादा पैसा, सही समय पे पैसा, और कुछ राज्यों पर जो विपरीत किसी राजनीतिक दल द्वारा संचालित हैं, वहां पर पैसा कम और पैसा देरी के साथ भी पहुंचता है। तो हमें सहायता अनुदान की स्थिति भी स्पष्ट है। फिर हम आते हैं उधार लेने की क्षमता। भाई ऐसी बात है कि यदि किसी व्यक्ति की आमदनी कम हो, फिर उसके बाद उसको कहीं से रिश्तेदारों से सहायता अनुदान भी नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक रास्ता ये बचता है कि उधार ले, कुछ उद्यमता करे, उससे अपनी आमदनी को बढ़ा ले। तो जरा देखते हैं कि राज्यों की उधार लेने की क्षमता केंद्र के सापेक्ष में किस तरह से है। सबसे पहले याद रखें कि केंद्र की तो असीमित कहीं ना कहीं क्षमता है उधार लेने की। असीमित मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि एक तो केंद्र चाहे भारत देश के अंदर यहीं से कुछ उधार ले ले, वो आप अर्थव्यवस्था में देखें कि कैसे भारतीय रिजर्व बैंक का रोल आता है, और फिर कैसे वो ट्रेजरी बिल्स हम बोलते हैं उनको, उसको लागू करके उसको बेच के और फिर उधार ले सकते हैं, या फिर देश के अंदर किसी भी संस्था से उधार ले ले। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, ये देश के बाहर से भी उधार ले सकती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उधार ले सकती है, वो चाहे विश्व बैंक हो, वो चाहे IMF हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, या फिर एशिया डेवलपमेंट बैंक हो, कहीं से भी उधार ले सकते हैं। किसी देश से भी उधार ला सकते हैं कि सुनो भाई जो बिडेन, तुमसे बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं, जरा इतना उधार हमें दे दो। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं असीमित। हालांकि हम ये जानते हैं कि सीमा कहां पे काम करेगी, जब उधार लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो फिर जितनी आपकी गिरवी रखने की क्षमता उस सापेक्ष में आपको उधार मिलेगा, वहां पे सीमा जरूर आ जाएगी। मैं भौगोलिक परिस्थितियों की बात करूं तो केंद्र सरकार के पास असीमित संसाधन है, परंतु जब हम इसको राज्यों की स्थिति में वर्णित करते हैं तो राज्यों की उधार लेने की क्षमता बहुत सीमित है। पहली बात, राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार नहीं ले सकते हैं, वहां से ऋण नहीं जुटा सकते हैं। मतलब सीधे तौर पे विश्व बैंक चले जाएं या IMF चले जाएं और वहां से ऋण लेने, ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक तो सिर्फ देश के अंदर से ही उधार लेंगे, और देश के अंदर सबसे बड़ा उधार देने वाला जो है वो खुद केंद्र सरकार है। तभी आप देखेंगे ज्यादातर राज्य वो केंद्र के कर्जे के अधीन ही चल रहे हैं। और फिर केंद्र सरकार इस पर भी अपने नियम लागू कर सकती है। कैसे लागू करेगी? मान लीजिए केंद्र सरकार किसी राज्य के लिए ये नियम बना दे कि देखो तुमने पहला कोई ऋण ले रखा है, तुमने वो पहला ऋण नहीं चुकाया, या उस ऋण का तुम ब्याज नहीं चुका पा रहे हो, तो पहले पुराने ऋण को या तो पूर्ण रूपेण चुकाओ, या पुराने ऋण का इतना प्रतिशत पहले आप चुकाइए, फिर आपको अगला ऋण मिलेगा। तो देश के अंदर ही ऋण लेने की क्षमता पर भी केंद्र सरकार राज्य के ऊपर रोक लगा सकती है या उसको नियमित कर सकती है। तो याद रखेंगे जो उधार लेने की क्षमता है ये भी सीमित है। अच्छा, मैं यहां पर ये भी स्पष्ट कर दूं, आप कोई किताब पढ़कर, कोई पत्रिका पढ़कर ये कहें कि जी हमें तो चेतन भारत लर्निंग पे ये पढ़ाया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमने कहीं पढ़ लिया कि जी उत्तराखंड और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ये एशियन डेवलपमेंटल बैंक से $400 मिलियन का ऋण लेकर आए हैं, यहां पर अपनी सड़क व्यवस्था ठीक करेंगे, ऐसा कुछ आप पढ़ लें। तो देखिए वो जो खबर है वो पूरी नहीं है, विस्तृत नहीं है। अगर ऐसा कहीं होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से किसी राज्य को कर्जा आ रहा है, उसके बीच में जो गारंटी होती है वो केंद्र की होती है। मतलब केंद्र ही होता है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बात करता है कि हाँ इतना उधार दे दीजिए, ये नहीं चुकाएंगे तो हम बैठे हैं। हाँ, उस ऋण को चुकाना फिर उस राज्य की जिम्मेवारी होता है। तो इस तरह से केंद्र की सहमति के बिना कहीं पर भी कोई राज्य बाहर से उधार नहीं ले सकता। पहली बात तो बाहर से, देश के बाहर से ऋण लेने की क्षमता ही नहीं है राज्य के पास। ये तो एक व्यवस्था है कि राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध करे और केंद्र के बीच में आ जाने के बाद कुछ ऋण की प्राप्ति राज्य को हो सके, सीधी व्यवस्था कोई नहीं है। तो अब हम समझ चुके हैं कि वित्तीय संबंधों में जो हमारे राज्य हैं ये काफी हद तक कमजोर स्थिति में हैं। इसीलिए कई बार जब हम पश्चिमी विद्वानों को पढ़ते हैं जो संघात्मक ढांचे के ऊपर लिखने का काम करते हैं या संघात्मक ढांचे के समर्थक हैं, वो तो भारत के राज्यों के आलोचना में यहां तक लिख जाते हैं कि भारत के राज्य तो राज्य कहलाने के लायक नहीं है, तो नगर पालिकाओं जैसे हैं। सिर्फ
कुछ सीमित क्षेत्रों के अंदर कुछ सीमित शक्तियों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो राज्य होता है उसके पास तो बहुत शक्तियां होती हैं, भारत के राज्यों के पास उतनी शक्तियां नहीं हैं। परंतु यह सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आयामों की वजह से नहीं है। हमने राजनीतिक आयामों को समझा जरूर है, परंतु जब हम अपने संविधान की अवधारणा को देखते हैं तो हमने ये पाया है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो भी इसी ओर इशारा करती है कि हमारे संघात्मक ढांचे में राज्यों की सीमित, परंतु जो वृहद अस्त्र है वो केंद्र का रहेगा। वापस आए अपने 3 खंडों के ऊपर ध्यान दें तो जैसे हमने देखा है कि वो चाहे विधायी शक्तियां हों, वो चाहे प्रशासनिक संबंध हो, वो चाहे हमारे वित्तीय संबंध हो, तीनों में केंद्र को वृहद अस्त्र है और राज्यों की सीमित संसाधनों, सीमित शक्तियों की बात की गई है। तो ये एक जो हमने आज विषय पढ़ा है, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध, ये अति महत्वपूर्ण विषय है। इससे ढेरों प्रश्न प्रारंभिकी में पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पर भी सीधे सवाल आते हैं और इसके अलावा मुख्य लिखित परीक्षा में भी जरूरी तौर पर यहां से कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे वो समसामयिकी के संबंध में आपसे कोई प्रश्न पूछ लें। तो इस विषय को, जो केंद्र और राज्यों के आपसी संबंध है, इसको हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो जब भी ये कक्षा प्रसारित की जाएगी तो उसके नीचे आप प्रश्न भी हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।